हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फिफ्थ के इंग्लिश लिटरेचर के अपने मेजर पेपर जिसका टाइटल है पोइट्री एंड प्लेज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फिफ्थ के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है, आप सभी जानते हैं गनशॉट क्लासेज में हम उन क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपनी प्रीवियस जितनी भी गनशॉट क्लासेस हुई है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं उन्हीं गनशॉट क्लासेस से आए हुए हैं, इसीलिए गनशॉट क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की इस क्लास में भी यूनिट वाइज हर पोएम में से कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो ए प्रेयर फॉर माय डॉटर है, दिस पोएम इज रिटन बाय W.B. यट्स। ठीक है, तो विलियम बटलर यट्स ने इस पोएम को लिखा है। कब लिखा है? 1919 में लिखा है। W.B. यट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये 1919 जो ईयर था, दिस वाज द ईयर व्हेन द आयरलैंड वाज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, आयरलैंड क्या कर रहा था? ब्रिटिशर्स से फ्रीडम लेने के लिए कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा था। तो एक युद्ध का सा माहौल था 99 में। आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो आकर के एंड हुआ था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो कब आके एंड हुआ था? 1919 में एंड हुआ था। तो एक इस तरीके का सिनेरियो उस समय बन रखा था कि चारों तरफ युद्ध का माहौल था, चारों तरफ डिजास्टर्स थे, चारों तरफ वायलेंस फैला हुआ था एंड द वर्ल्ड वाज सेमी अनस्टेबल। ठीक है, एंड एट दैट सिनेरियो W.B. यट्स की क्या हुई? एक डॉटर का जन्म हुआ। तो जब ऐसे वायलेंट और अनस्टेबल वर्ल्ड में डॉटर का जन्म हुआ W. यट्स के, तो ही वाज क्वाइट वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर। तो अपनी डॉटर के फ्यूचर को लेकर के वो बड़ा चिंतित हो गया और यही उसकी चिंता इस पोएम की सेंट्रल थीम है। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द फादर्स कंसर्न फॉर हिज डॉटर फ्यूचर इन ए वायलेंट एंड अनस्टेबल वर्ल्ड। तो एक ऐसे अस्थिर और हिंसात्मक संसार में जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो वो अपनी बेटी के को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वही इस पोएम की सेंट्रल थीम है। यट्स प्रेज फॉर द मोरल स्ट्रेंथ एंड इनर ब्यूटी एंड द बैलेंस्ड कैरेक्टर। इसीलिए जो यट्स हैं हमारे, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी को मोरल स्ट्रेंथ यानी नैतिक रूप से बड़ा ही क्या करना? समृद्ध करना। इनर ब्यूटी, मेरी ब्यूटी को फिजिकल ब्यूटी नहीं, आंतरिक ब्यूटी देना, अंतर मन के अंदर से मेरी बेटी बहुत प्यूरिफाइड हो और एक बैलेंस्ड कैरेक्टर देना मेरी बेटी को, है ना? तो मेरी बेटी को जो ऊपर वाले से वो प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी को स्ट्रेंथ दो, इनर ब्यूटी दो और एक बैलेंस्ड कैरेक्टर देना। द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज सोशल एंड द पॉलिटिकल एंजाइटीज। और इनके साथ ही अपनी पुत्री के प्रति चिंता तो है, लेकिन जो सोशल और पॉलिटिकल रूप से चिंताएं थी उनको भी ये पोएम कहीं ना कहीं दिखलाती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज यट्स प्रेफर इनर ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी फॉर हिज डॉटर। वो अपनी बेटी के लिए इनर ब्यूटी क्यों चाहते हैं, फिजिकल ब्यूटी नहीं चाहते। ठीक है, तो यट्स अपनी बेटी के लिए फिजिकल ब्यूटी क्यों नहीं चाहते और इनर ब्यूटी क्यों चाहते हैं? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यट्स बिलीव्स फिजिकल ब्यूटी ऑफन लीड्स टू द प्राइड एंड मिस जजमेंट इन रिलेशनशिप। यट्स का ये मानना है, यट्स ये कहते हैं कि भैया अगर जो जरूरत से ज्यादा सुंदर होता है ना, जो फिजिकल ब्यूटी जो लड़कियां होती है वो क्या करने लग जाती है? घमंड करने लग जाती है और वो किसी भी रिलेशनशिप को सही तरीके से जांच नहीं पाती है, वो मिस जज कर पाती है। यानी ऐसा प्रेमी जो उनके सामने सच्चे मन से अपने दिल को निकाल करके रख ले, जो उनसे सच्चा प्यार करता हो, उसको भी ऐसी महिलाएं पहचान नहीं पाती है, ऐसी लड़कियां पहचान नहीं चाहती है जो एक्सेसिव ब्यूटी वाली हो, जो एक्सट्रीम ब्यूटीफुल हो। तो एक्सट्रीम ब्यूटी जो होती है यट्स के अकॉर्डिंग क्या करती है? वो घमंड और अनिर्णय महिलाओं के अंदर लेकर के आती है। ही वैल्यूज इनर ब्यूटी बिकॉज इट ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी, काइंडनेस एंड हार्मनी। और इसीलिए हमारे यट्स जो है वो इनर ब्यूटी यानी अंतर मन की जो सुंदरता है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। बिकॉज इनर ब्यूटी क्या लेकर के आती है? ह्यूमिलिटी लेकर आती है, सॉफ्ट हार्ट लेकर के आती है, काइंडनेस यानी दयालुता लेकर के आती है और हार्मनी यानी सामंजस्यता लेकर के आती है। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए इनर ब्यूटी चाहते हैं, फिजिकल ब्यूटी नहीं चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम यट्स का मानना है, मोरल ब्यूटी एंश्योर द लास्टिंग हैप्पीनेस। अगर आपके अंदर मोरल ब्यूटी है, नैतिक यानी अंतर मन से अगर आप बहुत बढ़िया हैं, अंदर से अगर आप एक बढ़िया इंसान हैं, तो अंतिम जो आपके पास खुशी आएगी वही आपकी इंटरनल क्वालिटीज से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म इन द पोएम। तो जो यट्स हैं उन्होंने एक स्टॉर्म का जिक्र इसके अंदर किया है, तूफान का जिक्र किया है। तो हम सभी जानते हैं कि यट्स को किसके लिए जाना जाता है? अपने सिंबोलिज्म के लिए जाना जाता है, प्रतीकात्मक लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली में जिस स्टॉर्म का जिक्र किया है ना, वो स्टॉर्म से वो बताना क्या चाहते हैं?
तो द स्टॉर्म सिंबलाइजेज द पॉलिटिकल केओस एंड द वायलेंस इन आयरलैंड। तो मैंने अभी बात करी कि 1919 का वो ईयर था जब आयरलैंड के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और चारों तरफ वायलेंस ही वायलेंस था। तो वो स्टॉर्म कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयरलैंड के पॉलिटिकल केओस को, डिसऑर्डर को और वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिफ्लेक्ट द पोइट्स फियर एंड इनसिक्योरिटी अबाउट द फ्यूचर। और ये जो कवि का भविष्य को लेकर के जो असुरक्षा है, भविष्य को लेकर जो भय है, उसको कहीं ना कहीं ये स्टॉर्म उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। द स्टॉर्म कॉन्ट्रास्ट विद द पीसफुल इमेजेस ऑफ द स्लीपिंग चाइल्ड। और जो यर्स का बच्चा है, बेचारा इनोसेंट सा बच्चा है, जो उसकी बेटी का जन्म हुआ है, वो क्रैडल यानी पालने में सोई हुई है। तो वो तो सोई हुई है, लेकिन बाहर जो है स्टॉर्म हॉवल कर रहा है। तो इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है। यानी बाहर के संसार के अंदर किस तरीके से वायलेंस है, इनस्टेबिलिटी है, और अंदर बेचारा इनोसेंट सा बच्चा जो अभी जन्मा है, वो अपने पालने के अंदर सो रहा है। इस कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाते हुए ये स्टॉर्म कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यट्स प्रेव रिगार्डिंग हिज डॉटर्स कैरेक्टर। अपनी बेटी के चरित्र के लिए वो क्या कहते हैं? तो यट्स प्रेज दैट द डॉटर शुड ग्रो अप काइंड, कर्टियस एंड इमोशनली बैलेंस। वो कहते हैं भैया मेरी बेटी कैसी हो? काइंड हो, कर्टियस यानी गुड मैनर्स उसके अंदर हो, और इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से यानी भावनाओं में बहने वाली नहीं हो, उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो, वो इमोशनली बैलेंस्ड हो, इमोशनली स्टेबल हो। ठीक है, तो ही जस्ट वांट द काइंडनेस, गुड मैनर्स एंड द इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर हिज डॉटर। ही विशेस हर फ्रीडम फ्रॉम हैट्रेड एंड एक्सेसिव पैशन। वो कहते हैं भैया मेरी बेटी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव पेशेंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ही जस्ट वांट दैट हिज डॉटर शुड नॉट हैव हैट्रेड एंड एक्सेसिव पेशेंस। सच क्वालिटीज ही बिलीव लीड टू द स्टेबल एंड हैप्पी लाइफ। और अगर ऐसा हुआ, अगर मेरी बेटी काइंड हुई, गुड मैनर्स हुई और इमोशनल स्टेबल हुई, तो वो क्या कर पाएगी? एक खुश जीवन जी पाएगी, एक स्थिर जीवन जी पाएगी। तो खुशहाल जीवन के लिए वो अपनी बेटी के खुशहाल जीवन के लिए वो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यट्स मीन बाय द कस्टम एंड सेरेमनी। तो यट्स का क्या मानना है? कस्टम और सेरेमनी से आप क्या समझते हैं? तो कस्टम एंड सेरेमनी रिप्रेजेंट द सोशल ट्रेडिशन। तो कस्टम को हम सब पता है सोशल ट्रेडिशन हो गए, और सेरेमनी मीन्स द मोरल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन। तो अपनी बेटी के लिए वो ये तो चाहते हैं। The custom and ceremony represent the social tradition and the moral discipline. Yats believe they provide the stability and the order of life. Yats का ये मानना है कि जो परिवार, जो बच्चा कस्टम और सेरेमनी को फॉलो करता है, उसके जीवन में एक स्टेबिलिटी आती है और एक जीवन उसका ऑर्डर इन लाइफ यानी अनुशासित रहता है। थ्रू दैम इंडिविजुअल्स डेवलप हार्मनी, कर्टियस एंड स्पिरिचुअल पीस। और अगर आपको आपके जीवन के अंदर हार्मनी चाहिए, गुड मैनर्स चाहिए और आत्मिक रूप से शांति चाहिए, स्पिरिचुअल पीस चाहिए, तो आपको इन कस्टम और सेरेमनी को तो फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज यट्स व्यू हेट्रेड इन द पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस घृणा को किस रूप से यट्स देखते हैं? तो यट्स कंसीडर हेट्रेड टू बी डिस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ डैमेजिंग। यट्स का ये मानना है कि भैया जो ये हेट्रेड होती है ना, ये कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव, ये विनाश कर देने वाली होती है, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है? ये आपको खुद को पहुंचाती है। इफ यू आर हैविंग हेट्रेड इन योर हार्ट, अगर आपके हार्ट के अंदर हेट्रेड है, तो इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ये विनाशकारी होगी, एंड इट विल डैमेज योर सेल्फ, और ये आपका ही नुकसान पहुंचाएगी। ही प्रेज दैट हिज डॉटर शुड रिमेन फ्री फ्रॉम द हेट्रेड एंड बिटरनेस। इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरी बेटी इस हेट्रेड और इस कड़वाहट से दूर रहे। ठीक है, इससे फ्री रहे, इससे पूरी तरीके से मुक्त रहे। ही बिलीव्स हेट्रेड डिस्ट्रॉय इनर पीस एंड मोरल बैलेंस। क्योंकि हमारे यट्स का मानना है कि हेट्रॉय एक तो आपकी इनर पीस यानी आंतरिक शांति, और आपका जो नैतिक स्थायी स्थिरता है, उसको दोनों को नष्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम मैरियाना बाय टी.एस. एलियट। तो मैरियाना एक पोएम लिखी है जिसके लिखने वाले हमारे पोइट कौन है? टी.एस. एलियट है। अब इसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो देखो, द सेंट्रल थीम ऑफ मैरियाना इज ए स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू लव एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, अब जो सेंट्रल थीम है ना हमारी पोएम मैरियाना की, वो है स्पिरिचुअल रिन्यूअल यानी आध्यात्मिक पुनर्जन्म को दिखाती है कि प्यार और पहचान के माध्यम से किस तरीके से एक आध्यात्मिक रिन्यूअल, आध्यात्मिक नयापन आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन और आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। द पोएम डिपिक्ट द मूवमेंट फ्रॉम द इमोशनल बैरननेस टू द फुलफिलमेंट। अब ये पोएम इसके साथ ही क्या दिखाती है? द मूवमेंट फ्रॉम द इमोशनल बैरननेस, कि एक तरफ तो इमोशनल बैरननेस यानी भावनात्मक रूप से बिल्कुल सूखापन था, और वो आपको कहाँ पे लेकर जाता है? फुलफिलमेंट यानी पूर्ण शांति की ओर लेकर जाता है, पूर्णता की ओर लेकर जाता है। इट हाईलाइट्स रीडिस्कवरी, होप एंड इनर अवेकनिंग। ये जो पोएम मरियाना है, ये रीडिस्कवरी यानी पुनर्खोज या नई खोज को दिखाती है, होप उम्मीद को दिखाती है, और इनर अवेकनिंग यानी आपकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है, उसको दिखाती हुई ये पोएम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो,
हु इज मेरियाना एंड व्हाट डज शी सिंबलाइज? ये मेरियाना है कौन और वो किस चीज का प्रतीक है? तो मेरियाना इज द लॉस्ट डॉटर ऑफ पेरिक्लिस फ्रॉम शेक्सपियर प्ले पेरिक्लिस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायर। टायर का राजा हुआ करता था पेरिक्लिस। पेरिक्लिस के एक डॉटर का जन्म हुआ था और उस डॉटर का नाम क्या था? मेरियाना। तो ये जो स्टोरी टी.एस. एलियट ने उठाई है वो कहाँ से उठाई है? जो शेक्सपियर का प्ले पेरिक्लिस है वहां से उठाई है। और इस प्ले के अंदर पेरिक्लिस अपनी डॉटर को क्या करता है? बचपन में ही खो देता है। और जब लास्ट में वो अपनी डॉटर से मिलता है या लास्ट में वो एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल उसकी माँ की तरीके से दिखाई दे रही थी और बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तब पेरिक्लिस को ये मालूम पड़ता है कि ये मेरियाना तो उसकी खुद की डॉटर है। तो द सेम थीम वाज एडॉप्टेड बाय द टी.एस. एलियट फॉर राइटिंग हिज पोएम मेरियाना। अपनी मेरियाना के लिए भी उन्होंने सेम थीम को एडॉप्ट किया। और शी सिंबलाइजेस इनोसेंस। मेरियाना इनोसेंस को सिंबलाइज करती है, रीबर्थ को सिंबलाइज करती है और स्पिरिचुअल ग्रेस को सिंबलाइज करती है। ठीक है, तो पेरिक्लेस पूरा लड़ता लड़ता समुद्र पे यात्रा करते हुए उसने कई युद्धों को लड़ा। लास्ट में वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच गया जो बिल्कुल बैरन था और उस आइलैंड पे उसको एक लड़की दिखाई दी और उस लड़की का जब उसने सुंदरता देखी और उसका डांस देखा और व्हेन ही इंक्वायर्ड अबाउट दैट गर्ल, तो उसको ये मालूम पड़ा ये तो क्या है? मेरी ही बेटी है। तो जिस बेटी से मिलने की उसको उम्मीद नहीं थी वो रीडिस्कवर हो गई उसके जीवन में। और एक तरफ से उसका स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ और उसको ये एहसास हुआ कि जीवन में अभी तक उसने शायद इन युद्धों के अंदर ही अपने जीवन को खत्म कर दिया, जबकि जीवन का असली उद्देश्य तो ये था ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेरियाना टी.एस. एलियट ने यूज करी है वो स्पिरिचुअल सेंस के अंदर यूज करी है कि वो मेरियाना स्पिरिचुअल ग्रेस के रूप में दिखाई देती है, एक पुनर्जन्म है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड से आदमी ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। और इनोसेंस को कहीं ना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो स्पिरिट है अंदर से, वो तो पूरी तरीके से इनोसेंट ही है। इनोसेंट का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स। ठीक है, हर प्रेजेंस ब्रिंग्स हीलिंग एंड इमोशनल रिस्टोरेशन। और ये जो प्रेजेंस पेरियाना की दिखाई देती है वो क्या लेकर के आ रही है? हीलिंग। हीलिंग यानी सही कर रही है, उपचार कर रही है, आपको सांत्वना दे रही है और इमोशनल रिस्ट्रेंट और वापस में भावनाओं का उबार जो था वो अंदर उभरता हुआ इस पोएम के थ्रू दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, हाउ डज एलियट पोर्ट्रे द आइडिया ऑफ रिकॉग्निशन इन मेरियाना? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मेरियाना लड़की है, किसकी लड़की है? पेरिक्लिस की लड़की है। और पेरिक्लिस लास्ट में रीयूनाइट होता है अपनी बेटी के साथ में। तो रिकॉग्निशन ही उसको पहचानता है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन अपनी बेटी को पहचानता है, इज ए ग्रेजुअल एंड डीपली इमोशनल। वो धीरे धीरे पहचानता है और डीपली यानी पूर्ण रूप से, वो गहन रूप से क्या है? भावनात्मक रीयूनियन होता है बेटी का और पिता का। द स्पीकर स्लोली रियलाइजेस द प्रेजेंस ऑफ हिज बिलव्ड फिगर। धीरे धीरे जो स्पीकर पेरिक्लिस है वो अपनी प्यारी सी बेटी को धीरे धीरे पहचानता है एंड दिस रिकॉग्निशन लीड्स टू द स्पिरिचुअल जॉय एंड रिन्यूअल। और जैसे ही वो अपनी बेटी को धीरे धीरे पहचानता है उसके साथ ही उसको आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से शांति मिलती है और उसकी अंतर यानी स्पिरिट का रिन्यूअल यानी नयापन आ जाता है। स्पिरिट नई हो जाती है, स्पिरिट का पुनर्जन्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजरी इन मरियाना? मरियाना में जो इमेजरी दी गई है उसका महत्व क्या है? द इमेजरी इन द पोएम इज सब्टल एंड सिंबॉलिक। बड़ी ही सूक्ष्म है और बड़ी ही सांकेतिक इमेजरी इसमें यूज की गई है। तो द इमेजरी विच इज यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन दिस पोएम इज वेरी सब्टल एंड सिंबॉलिक। एलियट यूजेस इमेजेस ऑफ द लाइट, साउंड एंड मूवमेंट टू सजेस्ट अवेकनिंग। ठीक है, तो ये सारी इमेजरी दी उसने, लाइट भी दी है, साउंड भी यूज किया और मूवमेंट भी यूज किया। और क्या किस चीज को दिखाने के लिए? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक पुनर्जन्म को दिखाने के लिए। दीज इमेजेस रिफ्लेक्ट द इनर ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन द फिजिकल एक्शन। और ये सारी की सारी इमेजेस विच हैज बीन यूज्ड बाय द टी.एस. एलियट इन हिज पोएम, वो आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन यानी आंतरिक रूप से आप परिवर्तित हो रहे हो, फिजिकली आपके अंदर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहे हो? आपकी स्पिरिट जो है, आपकी अंतरात्मा जो है वो प्यूरिफाई हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो इस फिजिकल वर्ल्ड से निकल करके। इन चीजों को दिखाने के लिए टी.एस. एलियट ने अपनी पोएम में इसको यूज किया है। नेक्स्ट है, हाउ डज मेरियाना रिफ्लेक्ट एलियट्स रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल आउटलुक? तो वही बात है बार बार, मेरियाना रिफ्लेक्ट द एलियट्स बिलीव इन द स्पिरिचुअल रिडेम्पशन थ्रू द लव एंड ग्रेस। ठीक है, मेरियाना जो पोयम एलियट ने लिखी है वो ये विश्वास एलियट के इस विश्वास को दिखाती है कि भैया तो आपका स्पिरिचुअल रिडेम्पशन है, जो आध्यात्मिक मुक्ति होगी, जो आत्मिक मुक्ति होगी, वो केवल प्यार और केवल ग्रेस के माध्यम से ही संभव है। तो टी.एस. एलियट का ये मानना है कि प्यार और ग्रेस के माध्यम से ही स्पिरिचुअल रिडेम्पशन यानी आध्यात्मिक मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, द पोएम सजेस्ट दैट द ह्यूमन रिलेशनशिप कैन लीड टू द डिवाइन रियलाइजेशन। वो कहते हैं कि जो मानवीय रिश्ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्या करा सकते हैं? दैवीय अनुभूति भी करवा सकते हैं। तो मानवीय रिश्तों के थ्रू भी दैवीय दैवीय अनुभूति हो सकती है। इट मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम द डेस्पेयर टू द फेथ। और ये जो पोएम है आपको क्या दिखाती है कि किस तरीके से निराशा से
आप फेथ यानी विश्वास और उम्मीद की तरफ जा सकते हैं। तो पेरिक्लिस जो अपनी बेटी को खो चुका था, वापस जब वो अपनी बेटी को पाता है तो उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और उसको एहसास होता है कि ज़िंदगी में उसने बहुत गलत काम किए हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स? तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स। लिखने वाले राइटर कौन है? हमारे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने एक पोएम लिखी है, उसकी सेंट्रल थीम देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द रोल ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पोएट्री इन द सोसाइटी। तो सेंट्रल थीम जो है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स की, वो ये दिखाती है कि भैया पोएट्री का इस समाज के अंदर क्या है, अपनी एक भूमिका है और अपनी एक ज़िम्मेदारी है। तो जितनी भी कविताएँ लिखी जाती है, इस समाज के अंदर जो पोएट्स लिखते हैं, हर कविता की अपनी कहीं न कहीं एक रोल होता है और कहीं न कहीं एक रिस्पांसिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी भी होती है। ऑर्डन रिफ्लेक्ट ऑन येट्स डेथ एंड इवैल्यूएट्स द पावर एंड लिमिटेशंस ऑफ द पोएट्री। ऑर्डन इस पोएट्री में येट्स की डेथ के बारे में ज़िक्र करते हैं और ये दिखाते हैं कि पोएट्री के अंदर कितनी तो पावर होती है और क्या पोएट्री की सीमाएँ होती है। तो पोएट्री के पास अपनी स्ट्रेंथ भी होती है और पोएट्री के पास अपनी लिमिटेशंस भी होती है। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर द पोएट्री एज़ मोरल एंड इमोशनल फोर्स। और इसी पोएम में जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने लिखी है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू. येट्स, पोएट्री कैसे दिखाई देगी? ए मॉरल एंड इमोशनल फोर्स, एक नैतिक और भावनात्मक शक्ति के रूप में पोएट्री कहीं न कहीं यहाँ पर दिखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ ऑर्डन डिस्क्राइब द डेथ ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स? तो डेथ ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स की अभी हमने पोएम का ज़िक्र किया था, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो डब्ल्यू.बी. येट्स की जो डेथ हुई थी, ऑर्डन ने बेसिकली उसके बारे में क्या बताया है? तो ऑर्डन डिस्क्राइब येट्स डेथ एज़ क्वाइट एंड नॉट अननोटिस्ड बाय द नेचुरल वर्ल्ड। तो डब्ल्यू.बी. येट्स जो हमारे आयरिश राइटर थे, उनके ऊपर एक पोएम लिखी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने, और उसमें यट्स की डेथ का जब उन्होंने ज़िक्र किया तो उन्होंने बताया कि यट्स जो इतने महान कवि हुआ करते थे, वो बड़ी शांति से, अननोटिस्ड, अनभिज्ञता से बाय नेचुरल वर्ल्ड। तो इस संसार में ज़्यादा उनकी डेथ के ऊपर कुछ हुआ नहीं, बड़ी ही शांति से और बिना किसी के नोटिस में आए यट्स मर गए। नेचर रिमेन्स इंडिफरेंट टू द ह्यूमन लॉस। नेचर यानी इस प्रकृति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब मानवीय जीवन का ह्रास हो गया या मानवीय जीवन खत्म हो जाने के प्रति नेचर बिल्कुल क्या बनी रही, ये प्रकृति बिल्कुल क्या बनी रही, अनभिज्ञ बनी रही। दिस हाइलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ह्यूमन ग्रेटनेस एंड द नेचुरल इंडिफरेंस। और इस तरीके से ये पोएम कहीं न कहीं आपको एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास दर्शाती है कि एक तरफ तो मानवीय महानता है, डब्ल्यू.बी. येट्स जो महान कवियों के अंदर गिने जाते थे, और नेचर, प्रकृति के सामने कोई भी महान नहीं है, प्रकृति इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रहती है। तो इस कॉन्ट्रास्ट को ये पोएम कहीं न कहीं दिखाती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ ऑर्डन मीन बाय द पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन? ठीक है? क्या कहना है पोएट्री का? इस फ्रेज़ से डब्ल्यू.बी. येट्स क्या कहना चाहते हैं? तो बाय दिस लाइन ऑर्डन सजेस्ट दैट द पोएट्री कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है? अब ऑर्डन ये कहते हैं कि भैया पोएट्री है ना, डायरेक्टली कभी भी पॉलिटिकल इवेंट्स यानी राजनीतिक जो घटनाएँ होती है, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। हाउएवर पोएट्री इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड इमोशंस। अब देखो, पोएट्री एक काम कर सकती है, मनुष्य को जागृत कर सकती है और मनुष्य के इमोशंस को भी जागृत कर सकती है। तो होता है ना, हम जैसे पोएट्री सुनते हैं उसी तरीके के भाव हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। तो हमें कॉन्शियस कर सकती है पोएट्री, हमारे इमोशंस को रेज़ कर सकती है। इट शेप्स मोरल अवेयरनेस रादर देन द फिजिकल एक्शन। हमारे मोरल अवेयरनेस यानी नैतिक रूप से हमें जागरूक कर सकती है। फिजिकल एक्शंस करने के लिए पोएट्री हमें ज़्यादा मजबूर नहीं करती है। ठीक है? नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट ऑर्डन्स व्यू ऑन द फंक्शंस ऑफ द पोएट्री? ऑर्डन बिलीव्स द पोएट्री सर्वाइव्स बियॉन्ड द पोएट्स डेथ। ऑर्डन का ये मानना है कि भैया भले ही पोएट की डेथ हो जाए, लेकिन पोएट्री तो उसके बाद भी जीवित ही रहती है। तो पोएट की भले ही डेथ हो जाए, लेकिन पोएट्री उसके बाद भी जीवित रहती है। इट प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। पोएट्री क्या प्रोवाइड कराती है? आध्यात्मिक गाइडेंस और इसके साथ ही इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक शक्ति भी आपको देती है। पोएट्री हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड्योर सफरिंग एंड मोरल कन्फ्यूजन। पोएट्री मदद करती है, किस चीज़ को मदद करती है? हर एक व्यक्ति की मदद करती है कि वो सफरिंग यानी पीड़ाओं को झेल सके, प्रताड़नाओं को झेल सके, और मोरल कन्फ्यूजन यानी नैतिक रूप से जितने भी संशय उसके जीवन में आते हैं, उनको फेस करने की पावर भी पोएट्री इंसानों को प्रोवाइड कराती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएम सजेस्ट पोएट्री सर्वाइव्स द पोएट? ठीक है? हाउ डज़ द पोएम सजेस्ट पोएट्री सर्वाइव्स द पोएट? पोएट्री एक कवि को किस तरीके से जिंदा रखती है? तो ऑर्डर सजेस्ट दैट द पोएट्री कंटिन्यूज टू लिव इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। देखो, पोएट्री तो आज भी पढ़ रहे हो आप, शेक्सपियर ने बरसों पहले लिखी थी, लेकिन आज भी आप उसके पोएम्स को पढ़ते हो। तो पोएट्री क्या करती है? पोएट्री कंटिन्यूज टू लिव इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। जब तक पाठक पढ़ते रहेंगे, जब तक रीडर्स पढ़ते रहेंगे, तब तक जो पोएट है उनकी यादों में जिंदा रहेगा। दाऊ द पोएट डाइज, हालांकि भले ही पोएट की मृत्यु हो जाए, ही वर्क्स इन्फ्लुएंस द फ्यूचर जनरेशन, लेकिन फिर भी उसने जो शब्द लिखे हैं अपनी कविताओं में, वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को हमेशा
प्रभावित करते रहेंगे। पोएट्री बिकम्स ए टाइमलेस मोरल एंड द इमोशनल फोर्स। इसीलिए पोएट्री को टाइमलेस कहा जाता है, यानी किसी समय सीमा से वो बंधी हुई नहीं है। एक नैतिक और भावनात्मक शक्ति के रूप में पोएट्री को दर्शाया जाता है। ये भले ही पोएट की डेथ हो जाए, लेकिन पोएट्री की डेथ कभी भी नहीं होती है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पोएम में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मैरियाना बाय टी.एस. एलियट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। नीचे डिटेल में मैंने आपको इसके पूरा बता दिया है कि ये मैरियाना जो पोएम का है वो क्या है, किस तरीके से इसको लिखा गया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके सोर्सेस थे, कहाँ से इस पोएम की स्टोरी को लिखा गया है, कौन-सी सेंट्रल थीम थी, किस तरीके से इसमें सिंबोलिज्म का यूज़ हुआ है, इमेजरी यूज़ हुई है, फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, टोन क्या है इस पोएम को लिखने के लिए, स्टाइल कौन-सी पोएट ने यूज़ करी है और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मैरियाना पोएम का क्या है और किस तरीके से एलियट के जो पहले के वर्क हैं और बाद के वर्क हैं उनके बीच में इस पोएम के थ्रू कॉन्ट्रास्ट दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में इस आंसर को मैंने दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बनता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो सॉरी ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर इज़ नॉट टी.एस. एलियट, ठीक है? डब्ल्यू.बी. येट्स की है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया। डब्ल्यू.बी. येट्स की पोएम है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। अब ये पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया गया है कि भैया जब वो बच्ची जन्मी थी तो उस समय का सिनेरियो क्या था, किस तरीके से पिता को अपनी बेटी की चिंता हुई, किस तरीके से वो स्टॉर्म जो था उसको उन्होंने सिंबलाइज़ करा है ना, ये सारा का सारा डिटेल में आंसर्स यहाँ पे बता दिया है कि ट्रेडिशंस क्या थे, स्टाइल क्या थी लिखने के लिए। तो ये थोड़ा-सा आप इसको यहाँ से पढ़ लेंगे और थोड़ा-सा इसमें सुधार कर लेना कि ये पोएम जो है इट इज़ नॉट रिटन बाय टी.एस. एलियट, ये डब्ल्यू.बी. येट्स की है ना, थोड़ा-सा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया है, इसको टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, तो इसको थोड़ा सही कर लें आप, ठीक है? अब चलते हैं यूनिट 2 पे और यूनिट 2 में से देख लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द बेंडिंग ब्रांचेस सिंबलाइजेस इन द पोएम बर्चेस। तो बर्चेस एक पोएम है जिसको लिखने वाले हमारे राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उन्होंने पोएम लिखी है बर्चेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? अमेरिकन पोएट है, ठीक है? तो द बेंडिंग ऑफ द बर्चेस सिंबलाइजेस द ह्यूमन डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड इनोसेंस। तो जो बेंडिंग ऑफ द बर्च, बर्च का जो पेड़ है उसकी झुकी हुई जो ब्रांचेस है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? ह्यूमन डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो इस संसार का जो कटुतम सत्य है, हार्श रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड है, उससे हमेशा मनुष्य क्या करना चाहता है? एस्केप यानी पलायन करना चाहता है, वहां से भागना चाहता है। और कहाँ जाना चाहता है? इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड इनोसेंस। वो एक कल्पना के संसार में जाना चाहता है, एक इनोसेंट संसार के अंदर जाना चाहता है। तो बचपन जब हमारा होता है ना, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, बट एज वी ग्रो इन अवर एज, जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। और क्या होता है, उससे हमारे कंधे झुकते जाते हैं। तो हमें ये एहसास होता है कि काश मैं एक बार फिर बचपन में लौट जाता। तो हम उसी कल्पना को करने लगते हैं और उसी इनोसेंस में जाना चाहते हैं और हम इस संसार के जो कटुतम सत्य हैं उनसे बचना चाहते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करती है बर्चिस पेड़ की झुकी हुई शाखाएं। इट रिप्रेजेंट्स ए टेम्पररी विथड्रॉल फ्रॉम द डिफिकल्टीज रादर देन ए परमानेंट एस्केप। और जब आप रॉबर्ट बर्चिस की ये पोएम पढ़ोगे डिटेल में, ये पोएम ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, वहां से इसकी पूरी थीम देख सकते हैं कि अभी ये दिखाती है कि भैया जो हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, वो एक टेम्पररी है, कुछ पल के लिए वो जाना चाहता है इस संसार से, रादर देन परमानेंट। परमानेंट है वो पलायन नहीं करना चाहता, परमानेंट वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहता, बल्कि कुछ पलों के लिए वो अपनी इन जिम्मेदारियों से परे जाना चाहता है, लेकिन वापस वो लौट करके इसी संसार में आना चाहता है। फ्रॉस्ट सजेस्ट द इमेजिनेशन हेल्प्स ह्यूमन रिटर्न्स टू द रियलिटी विद द रिन्यूअल स्टेट। हमारे फ्रॉस्ट का ये मानना है कि भैया कल्पना अगर आप करते हो और कल्पनाशीलता वाले इंसान हो और इमेजिनेशन अगर आप करते हो, तो इमेजिनेशन आपकी हेल्प करती है। काहे के लिए हेल्प करती है? रिटर्न टू द रियलिटी विद रिन्यू स्ट्रेंथ, कि आप पुरानी यादों को याद करो और पुरानी यादों को याद करके जो आप है वापस इस वास्तविक संसार में लौट सकते हो। और कैसे लौट सकते हो? रिन्यूड स्ट्रेंथ यानी एक नई शक्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ वापस इस संसार में लौट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट विश टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ फॉर ए वाइल इन बर्चेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्षण के लिए टेम्पररी पलायन वो क्यों चाहता है इस धरती से। तो द पोइट विशेस टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ बिकॉज लाइफ समटाइम्स बिकम बर्डनसम एंड फुल ऑफ हार्डशिप्स। कभी कभी हमारा जीवन क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा जीवन बोझ से भरा हुआ हो जाता है, पूरी तरीके से कठिनाइयों से भरा हुआ हो जाता है, और उस समय हमें ये लगता है कि काश हम इस संसार से थोड़े पल के लिए ही सही लेकिन बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो पोइट भी यही विश करता है कि गेट अवे फ्रॉम द अर्थ बिकॉज लाइफ समटाइम्स बिकम्स बर्डनसम एंड फुल ऑफ हार्डशिप। हमारे पोइट को भी लगता है कि कभी कभी हमारा जीवन इतना ज्यादा बोझिल हो जाता है
और इतना ज़्यादा कठिनाइयों से बढ़ जाता है कि उससे एक पल के लिए बाहर जाना ही बेहतर होता है। ही डिज़ायर्स टेम्परेरी एस्केप इनटू इमेजिनेशन एंड पीस ऑफ रिफ्रेश इन हिज माइंड। ही डिज़ायर इसीलिए वो उम्मीद करता है, किस चीज़ की उम्मीद करता है, किस चीज़ की आकांक्षा करता है, टेम्परेरी एस्केप चाहता है। और कहाँ पे जाना चाहता है? इमेजिनेशन, कल्पना में जाकर के अपने बचपन को वो फिर जीना चाहता है, और टेम्परेरी पलायन वो चाहता है, एंड पीस और टेम्परेरी शांति चाहता है। काहे के लिए? टू रिफ्रेश हिज माइंड, ताकि उसके जीवन, उसकी जो मन मस्तिष्क है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। तो वो पलायन परमानेंट नहीं चाह रहा है, वो परमानेंटली इस संसार से भागना नहीं चाह रहा, बल्कि क्षणिक रूप से इस मोमेंटरी प्लेजर वो चाह रहा है कि एक बार फिर मैं अपने उस इनोसेंट वाला जो पीरियड है उसको जी पाऊँ, जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं था। और उस इमेजिनेशन में जाने के बाद उसका माइंड क्या रिफ्रेश महसूस करेगा, नया ऊर्जावान महसूस करेगा। हाउएवर ही डज नॉट वांट परमानेंट एस्केप एंड विशेस टू रिटर्न टू द रियलिटी। फिर भी हमारा पोइट भले ही उसको बचपन की उन यादों में खुशी मिल रही हो, बचपन की उन यादों में रिफ्रेशनेस मिल रही हो, लेकिन वो फिर भी परमानेंट एस्केप नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? वापस आना चाहता है इस संसार की रियलिटी को फेस करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम बर्चेस? बर्चेस की जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द बैलेंस बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अपन ने जिक्र कर दिया कि रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में एक संतुलन बनाने को लेकर के इस पोएम को लिखा गया है। फर्स्ट एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ ऑकेजनली एस्केप इनटू द ड्रीम्स व्हाइल अल्टीमेटली एक्सेप्टिंग द अर्थ अब्सोल्यूटिटी। ठीक है, तो अब क्या है? तो पोइट एम्फेसाइजेस, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि भैया ऑकेजनली तो आप इस संसार से कहाँ जाओ, पलायन कर जाओ और सपनों के संसार में चला जाओ। लेकिन वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं कि भैया आपके ऊपर सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए आप परमानेंट इस संसार से नहीं जा सकते, आपको इन ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है। तो ये इसकी थीम है। द पोएम हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द हार्मनी बिटवीन द प्रैक्टिकल लाइफ एंड द इमेजिन लाइफ। आपको अपने जीवन में, जो आपका एक व्यावहारिक जीवन है, जो आप अभी जी रहे हैं, जिसमें आपके पास कई सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनको आप संसार में निभाना है, और उसके साथ ही इमेजिनेटिव, लेकिन कल्पना में आप फ्रीडम कर सकते हो कि एक ज़माना ऐसा था कि जब आपके ऊपर इन ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं था। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम है, जो सामंजस्यता बनाने का काम है, कहीं न कहीं वही इस कविता का, इस पोएम का सेंट्रल थीम है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट चाइल्डहुड इन द पोएम बर्चेस? बचपन को किस तरीके से इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है? तो चाइल्डहुड इज प्रेजेंटेड एज द पीरियड ऑफ इनोसेंस, फ्रीडम एंड क्लोज कनेक्शंस विद द नेचर। अब देखो, बचपन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बीता था ना, वो बहुत ही बढ़िया बीता था। और हम सब जानते हैं बचपन में इनोसेंस होती है, यानी किसी प्रकार का कोई इविल हमारे अंदर नहीं होता, फ्रीडम, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बचपन जिया था, वो बर्चेस ट्री के बीच में जिया था, जो उनका क्लोज कनेक्शन दिखाता है किसके साथ में? नेचर के साथ में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो बचपन की इनोसेंस, बचपन की फ्रीडम और क्लोज़ कनेक्शंस विद द नेचर। द बॉय स्विंगिंग ऑन द बर्चेस सिम्बोलाइज़ेज़ द यूथफुल एनर्जी एंड क्रिएटिव अनटच्ड बाय द वर्ल्डली बर्डन्स। अब जो बॉय, जो बच्चे का पेड़ की शाखाओं पे, बर्चेस पेड़ की शाखाओं पे स्विंगिंग यानी झूलना था, वो इस चीज़ को सिम्बोलाइज़ करता है कि यूथ जो होता है, चाइल्डहुड जो होता है, वो किस तरीके से, पूरी तरीके से ऊर्जावान होता है, एनर्जी होती है, एंड क्रिएटिविटी अनटच्ड बाय द वर्ल्डली बर्डन्स। और ये बच्चे ने क्रिएटिविटी अपनाई थी कि झूल-झूल करके पेड़ की जो ब्रांचेस थी, उनको उसने क्या कर दिया? झुका दिया, और इतना परफेक्टली झुका दिया कि वो ब्रांचेस नीचे भी टच नहीं हो रही थी और झुकी हुई भी थी, ठीक है? तो ये क्रिएटिविटी, जिसमें ज़िम्मेदारियों का, इस सांसारिक बोझ का कहीं कोई स्थान नहीं था, उस चीज़ को भी ये पोएम दिखाती है। फ्रॉस्ट नॉस्टैल्जिकली रिकॉल्स द चाइल्डहुड एज़ अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन। और नॉस्टैल्जिया यानी पास्ट में जाना। तो पास्ट में यानी भूतकाल को देखते हुए हमारे जो रॉबर्ट फर्स्ट कवि हैं इस कविता के, वो यही याद करते हैं कि चाइल्डहुड जो था वो कैसा टाइम होता है? टाइम ऑफ हैप्पीनेस है, और कल्पना रूप से वो एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, यानी काल्पनिकता बहुत होती है, और उस उम्र में बच्चा हर नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पोएट का अर्थ क्या है? ये भैया, ये धरती ही सही जगह है प्यार के लिए। और थ्रू दिस लाइन फ्रॉस्ट एक्सप्रेस हिज बिलीव दैट डिस्पाइट हार्डशिप ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ इज मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल। तो हमारे फ्रॉस्ट का ये मानना हुआ कि भैया, आपके जीवन में भले ही हार्डशिप हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो ह्यूमन लाइफ है ऑन अर्थ, इस धरती पर जो ह्यूमन लाइफ है, वो मीनिंगफुल यानी मायने रखती है, उसका कोई मतलब है, और बड़ी ही बेशकीमती आपके लिए लाइफ है। तो फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि भैया, आपकी जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा हुआ हो, लेकिन आपका जीवन बेशकीमती है और अर्थवान है। ही रिजेक्ट कंप्लीट एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एंड अफर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग फुल्ली इन द रियल वर्ल्ड। और इसीलिए इस संसार से पूर्ण रूप से पलायन कर जाना, पूर्ण रूप से जिम्मेदारियों से भाग जाने को वो सही नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि आपको इस वास्तविक संसार में ही पूर्ण रूप से अपने जीवन को गुजारना है। लव, एक्सपीरियंस एंड फुलफिलमेंट आर द पॉसिबल ओनली थ्रू द एंगेजमेंट विद द रियलिटी लाइफ। चाहे प्यार की बात कर लें, चाहे जीवन के अनुभवों की बात कर लें, चाहे जीवन में पूर्ण मात्रा की बात कर लें, वो सभी पॉसिबल कब है? जब आप आपकी संसारी जीवन के अंदर पूर्ण रूप से इंगेज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है,
व्हाई डज द स्पीकर विजिट द चर्च इन द पोएम चर्च गोइंग? चर्च गोइंग में जो जो फिलिप लार्किन है उनकी ये पोएम है, और फिलिप लार्किन की चर्च में क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं? द स्पीकर विजिट द चर्च आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी रादर देन द रिलीजियस डिवोशन। देखो, चर्च जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं? चर्च जाते हैं क्योंकि वो धार्मिक रूप से भक्ति भाव वाले होते हैं। लेकिन हमारा जो फिलिप लार्किन है वो चर्च जाता है, क्यों जाता है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश वो चर्च जाता है, किसी प्रकार की धार्मिकता उनके अंदर नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस इन द मॉडर्न लाइफ वेयर द रिलीजियस बिलीफ आर डिक्लाइनिंग। वो ये जानना चाहता है कि भैया आधुनिक ज़माने के अंदर इस चर्च का क्या महत्व है, जब हमारे धार्मिक विश्वास पतन की ओर है। ही विजिट्स ग्रेजुअली टर्न्स इनटू द थॉटफुल रिफ्लेक्शन ऑन द फेथ ऑफ ह्यूमन लीड। और वो जब चर्च जाते हैं तो उनकी विजिट बड़े ही विचारशीलता को दिखाती है कि किस तरीके से मानवीय आवश्यकताएं क्या है और उनके विश्वास क्या हैं। इस चीज़ को दिखाती हुई कहीं न कहीं फिलिप लार्किन की ये पोएम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लार्किन सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चर्चेज इन मॉडर्न सोसाइटी? और या थीम ऑफ द पोएम, जो वर्तमान समाज है उसके अंदर चर्च के भविष्य को लेकर ये वो क्या कहते हैं, या मेन थीम इस पोएम की क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो लार्किन सजेस्ट दैट ऑल्दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में डिक्लाइन, ठीक है, ऑल्दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में डिक्लाइन चर्च विल नॉट लूज देयर इंपॉर्टेंस कंप्लीटली। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? लार्किन सजेस्ट करते हैं कि ऑल्दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में डिक्लाइन, वो कहते हैं कि जो संगठित रूप से धर्म है वो हो सकता है उन धर्म का पतन हो जाए, हो सकता है धर्म खत्म हो जाएँ, लेकिन ये चर्चेज़ जो हैं पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं खोएगी। पीपल विल कंटिन्यू टू विजिट देम इन सर्च ऑफ पीस, रिफ्लेक्शन एंड आंसर्स टू द लाइफ सीरियस क्वेश्चन। लोग हमेशा इस चर्च के अंदर आते रहेंगे, और क्यों आते रहेंगे? शांति की तलाश में आते रहेंगे, रिफ्लेक्शंस, विचार करने के लिए आते रहेंगे, और जीवन से जुड़े हुए जो भी गंभीर प्रश्न हैं उनके आंसर्स के लिए लोग कभी चर्च आते रहेंगे। तो फिलिप लार्किन का ये मानना है कि भले ही संसार से धर्म का अंत हो जाए, लेकिन इस ज़माने से चर्च का कंप्लीट यानी पूर्णतः अंत हो जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग शांति की तलाश में, रिफ्लेक्टिव मोड में और जीवन के कठिन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए चर्च तो आते ही रहेंगे। द चर्च में सर्वाइव एज कल्चरल एंड फिलोसफिकल स्पेस रादर देन द प्योरली रिलीजियस वन। हो सकता है चर्च कोई धार्मिक स्थान न रह करके एक ऐसा स्थान बन जाए जो कल्चरल यानी संस्कृति और दार्शनिक जगह बन जाए, जहां पर आगे आकर के लोग थोड़ी शांति ढूंढें और अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लार्किन प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिलीफ एंड डाउट इन चर्च गोइंग? लार्किन रिप्रेजेंट द स्पीकर एज अनसर्टेन क्वेश्चनिंग अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। तो लार्किन देखते हैं कि जो बोलने वाले व्यक्ति इसके अंदर, जो लार्किन स्वयं है, वो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं या जो धार्मिक मत हैं, उनको लेकर के अनिश्चितता और क्वेश्चन करता हुआ कहीं न कहीं इस पोएम का जो स्पीकर है वो दिखाई दे रहा है कि धार्मिक जो अनुष्ठान है, धार्मिक जो विश्वास हैं, धार्मिक जो मत हैं, उन पर क्वेश्चन और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को दिखाता हुआ कहीं न कहीं जो इस पोएम का स्पीकर है वो आपको दिखाई देता है। ऑल्दो ही इनिशियली ट्रीट्स द चर्च कैजुअली, ही लेटर रिकॉग्नाइज इट्स इमोशनल एंड द कल्चरल इंपॉर्टेंस। शुरू-शुरू में जब ये पोएम शुरू होती है तो इनिशियली तो वो चर्च को बड़े ही कैजुअल लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उस चर्च को किस रूप में पहचाना जाता है? इमोशनल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, की भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इस चर्च का बड़ा महत्व है। तो जब ये पोएम शुरू होती है चर्च गोइंग, तो शुरुआती कुछ पंक्तियों में हमें ऐसा लगेगा कि पोएट इज टॉकिंग कैजुअली अबाउट द चर्च, चर्च के बारे में वो बड़े कैजुअल बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे एज द पोएम प्रोग्रेसेस उस चर्च का इमोशनल और कल्चरल इंपॉर्टेंस हमारे सामने आता है। दिस रिफ्लेक्ट द मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रेशनल डाउट एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। और वर्तमान समय में हमारे सामने सबके यही स्थिति चल रही है। एक तरफ तो हम रेशनल हैं, एक तरफ तो हम क्या है, रेशनल है, रीज़न ढूँढते हैं हर चीज़ के पीछे, प्रैक्टिकल हैं बड़े ही ज़्यादा, और दूसरी तरफ हमारी आध्यात्मिक रूप से इच्छाएँ भी हैं कि हम शांति को प्राप्त करें, पीस को प्राप्त करें, इनर जो पीस है उस तक हम पहुँचे, तो उसको भी कहीं न कहीं ये दिखाती हुई दिखाई देती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज़ द स्पीकर कॉल द चर्च ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ को एक सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ क्यों कहा है? बाय कॉलिंग द चर्च ए सीरियस हाउस, द स्पीकर एक्नॉलेज इट्स लास्टिंग सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। तो सीरियस हाउस इसलिए कहा है क्योंकि भैया मानव जीवन के अंदर जो चर्च का महत्व है वो कैसा महत्व है? लास्टिंग सिग्निफिकेंस, यानी हमारे लिए चर्च का बहुत ज़्यादा महत्व है, ह्यूमन लाइफ के जीवन में चर्च का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए इसको सीरियस हाउस कहा गया। इट रिप्रेजेंट ए प्लेस वेयर द पीपल कन्फ्रंट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स सच एज बर्थ, मैरिज एंड डेथ। अब वो दिखाते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर हम देखे जाएँ तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण ओकेजन्स हैं, चाहे वो बर्थ हो, चाहे वो मैरिजेज हो, चाहे वो डेथ हो, उन सभी के लिए किसका यूज़ करते हैं? चर्च का यूज़ करते हैं। तो चर्च एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मनुष्य की जन्म से लेकर के मौत तक के जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। द चर्च बिकम्स ए सिंबल ऑफ ह्यूमन रिफ्लेक्शन एंड एग्जिस्टेंशियल
सीरियस बियॉन्ड रिलीजन। इसीलिए चर्च किस चीज़ का सिंबल बन गया? ह्यूमन रिफ्लेक्शंस, मानवीय जो रिफ्लेक्शंस है और एग्जिस्टेंशियल सीरियसनेस और मानव का जो अस्तित्व है इस संसार में, उन चीज़ का सिंबल बन गया। तो चर्च केवल रिलीजन से जुड़ा हुआ एक विषय नहीं है। चर्च ऐसा विषय बन गया है जो मानवीय सोच को, मानवीय अवधारणाओं को दर्शाता है और मानवीय अस्तित्व की गंभीरता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द चर्च सिंबलाइजेज इन लार्किन पोएम चर्च गोइंग में जो चर्च है किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? तो द चर्च सिंबलाइजेज ट्रेडिशन, कंटिन्यूटी एंड ह्यूमैनिटी, सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। तो चर्च जो है कोई एक रिलीजियस प्लेस नहीं है। चर्च परंपराओं को दर्शाता है, चर्च जीवन की निरंतरता को दर्शाता है और चर्च मनुष्य की उस कंटिन्यू सर्च को दर्शाता है जो जीवन के अंदर अर्थ ढूंढना चाहते हैं। तो हम अपने जीवन का अर्थ ढूंढना चाहते हैं, उसी की कंटिन्यू सर्च को भी ये दिखलाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। Even as religious belief declines, it remains a place associated with the serious reflection in emotional truth. भले ही हमारे धार्मिक जो मत हैं, धार्मिक जो विश्वास हैं, उनका पतन हो जाए, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाए, लेकिन चर्च हमेशा एक ऐसे स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जो मनुष्य के गंभीर विचारों से और मनुष्य के भावनात्मक सत्य से जुड़ा हुआ है। इट रिप्रेजेंट द एंड्यूरिंग ह्यूमन नीड फॉर स्पिरिचुअल एंड मोरल गाइडेंस। और मनुष्य के अंदर हमेशा से ही एक आवश्यकता रही है, एक नीड रही है। किस चीज़ की नीड रही है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से मार्गदर्शित होने की, यानी कोई उसको इमोशनली और स्पिरिचुअली और मोरली कोई गाइड करे, ऐसी कोई चीज़ हमें चाहिए। और उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? चर्च एक ऐसी जगह है, चर्च एक ऐसा प्लेस है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी को, ह्यूमन मोरालिटी को गाइड करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ब्लैकबेरी स्पीकिंग? ब्लैकबेरी पिकिंग की सेंट्रल थीम क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द ट्रांजिएंस ऑफ द प्लीजर एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो ब्लैकबेरी पिकिंग की अगर सेंट्रल थीम की हम बात करें तो वो ये दर्शाती है कि ट्रांजिएंस ऑफ प्लीजर, जो आपके जीवन में प्लीजर्स है ना, वो ट्रांजिएंस यानी क्षणिक है, लंबे समय तक नहीं रहते। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट इन ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य का जो जीवन है ना, उससे अब जो निराशा है, जो हताशा है, उसको निकाल नहीं सकते। वो तो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो सेंट्रल थीम जो ब्लैकबेरी पिकिंग की है वो यही है कि भैया आपके जीवन में जो सुख है, आपके जीवन में जो प्लीजर हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। और आपके जीवन में जो दुख हैं, आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, वो आपके जीवन का अभिन्न अंग है, इनएविटेबल है। ठीक है, द जॉय ऑफ गैदरिंग ब्लैकबेरीज इज शॉर्ट लिव्ड। आप ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करते हैं, ब्लैकबेरीज बहुत बढ़िया सा फ्रूट होता है, ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करते हैं और उनको इकट्ठा करने की जो खुशी है ना, वो शॉर्ट लिव्ड है। क्यों? बिकॉज़ एज़ द फ्रूट शुड डिकेज, क्योंकि जल्दी ही वो फल क्या हो जाएगा, या तो सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। इसीलिए ब्लैकबेरी जब आप पिक करते हैं तो आप खुश तो बड़े होते हैं, लेकिन जल्दी ही ये खुशी आपकी चली जाती है, क्योंकि ब्लैकबेरी ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है, वो खराब हो जाता है। हीनी यूजेस दिस एक्सपीरियंस टू रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड रियलिटी टू चेंज। और इसी को सीमसिनी, किसने लिखी है पोएम? सीमसिनी ने लिखी है, जो एक आयरिश राइटर थे। सीमसिनी इसी अनुभव को इसलिए यूज़ करते हैं कि किस तरीके से जो इनोसेंस है और एंड द रियलिटी ऑफ चेंज, किस तरीके से जो इनोसेंस है और जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, वो किसके अधीन है? परिवर्तन के अधीन है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके जीवन से इनोसेंस भी जाती है और धीरे धीरे आपके जीवन से सुख जाते हैं, दुख भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज द सीमासीनी प्रेजेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन ब्लैकबेरी पिकिंग? ब्लैकबेरी पिकिंग में चाइल्डहुड अनुभव को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? तो हीनी रिप्रेजेंट चाइल्डहुड एज ए टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, डिजायर एंड इंटेंस सेंसरी प्लेजर को एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम सब जानते हैं जो बचपन होता है ना, वो एक्साइटमेंट का टाइम होता है, वो डिजायर, हम को हर चीज़ चाहिए होती है, हमारी इच्छाएँ होती है, हमारी आकांक्षाएँ होती है। पर इंटेंस सेंसरी प्लेज़र, यानी जो सेंसेस, हमें देख कर के कोई चीज़ें बड़ी खुश लगती है, कुछ चीज़ें सुन कर के, कुछ चीज़ें टेस्ट करके बड़ी अच्छी लगती है, तो उसी अनुभव को दिखाता है। तो चाइल्डहुड के वो अनुभव जो एक्साइटमेंट से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को अपील करते हैं, उन अनुभवों को सीमा सेनी की ये पोएम ब्लैकबेरी पिकिंग दिखाती हुई प्रतीत होती है। द चिल्ड्रंस एगरनेस टू कलेक्ट द ब्लैकबेरीज रिफ्लेक्ट इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी। और बचपन में बच्चे जो होते हैं और बच्चों की ये उत्सुकता, एगरनेस, किस चीज़ को एगरनेस? ब्लैकबेरीज को कलेक्ट करने की जो एगरनेस है, जो उत्सुकता है, वो इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से ब्लैकबेरी को कलेक्ट करने वाले बच्चों में इनोसेंस है और बड़े ही क्यूरियस हैं, वो जिज्ञासु हैं। तो बच्चे हमेशा से बड़े ही क्यूरियस होते हैं, बड़े ही इनोसेंट होते हैं, और ऐसा ही इस पोएम के अंदर भी दिखाया गया है। द लेटर डिसअपॉइंटमेंट सिंबलाइज द ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ द लाइफ्स लिमिट। और जो बाद में, हाँ, जैसे जैसे पोएम प्रोग्रेस करते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि ब्लैकबेरी का जो ये फ्रूट है, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये डिके हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि भैया हमारे जीवन में जो डिसअपॉइंटमेंट आएँगे, जो निराशाएँ आएगी, वो हमें इस चीज़ को दर्शाएगी कि भैया हमारे जीवन की भी क्या है? लिमिटेशंस, हमारे जीवन की भी सीमाएँ हैं।
नेक्स्ट है, व्हाट डू द ब्लैकबेरी सिंबलाइजेस इन द पोएम? ब्लैकबेरी किस चीज को सिंबलाइज करती है? तो द ब्लैकबेरी सिंबलाइजेस टेम्पटेशन, डिजायर एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ब्लैकबेरी किसको? टेम्पटेशन, जो आपको आकर्षित करे, डिजायर हमारी कुछ पाने की आकांक्षा, एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस, और जीवन से खुशियां किस तरीके से भाग जाती है। तो ब्लैकबेरी सिंबलाइज करती है टेम्पटेशन को, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हमारी डिजायर्स को, कि हम ये पाना चाहते हैं, और इस चीज को भी सिंबलाइज करती है किस तरीके से हैप्पीनेस जो है हमारे जीवन से फ्लीटिंग यानी चली जाने वाली है। देयर स्वीटनेस रिप्रेजेंट मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड कैन नॉट लास्ट फॉरएवर। उनकी मधुरता, उनकी मीठापन जो ब्लैकबेरीज का है, वो जीवन में खुशियों के क्षणों को दर्शाता है, जो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में जो खुशियों के पल हैं वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। द रॉटिंग ऑफ द बेरीज सजेस्ट दैट इनएविटेबली और डिके एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। और जो सड़ जाना होता है ब्लैकबेरीज का, क्योंकि लंबे समय तक ये फल टकता नहीं है, और उन ब्लैकबेरी का सड़ जाना इस चीज को दर्शाता है कि भैया डिके, एक दिन पतन तो हो ही जाना है, डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, और आपके जीवन में हताशा आ ही जानी है। तो जीवन से निराशा को दूर नहीं किया जा सकता, सोरोज को दूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do the blackberries not despite the children's efforts to preserve them? ब्लैकबेरी भैया सड़ क्यों जाती है? ब्लैकबेरी सड़ क्यों जाती है? बच्चे उसको बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, प्रिजर्व करने का बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी सड़ क्यों जाती है? तो द रोटिंग ऑफ द ब्लैकबेरी शोड दैट नेचुरल प्रोसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। भैया इस प्रकृति में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है ब्लैकबेरी का उगना, ब्लैकबेरी का स्वीट होना, और ब्लैकबेरी का सड़ जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। और तो हमारी डिज़ायर कैसी भी होगी, हम प्रकृति पे क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं करते, हम नेचुरल प्रोसेस पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकते। इट रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ डिके एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। और ये दिखाता है कि भैया आपके जीवन में पतन निश्चित है, आपके जीवन में हताशा निश्चित ही है, ये इनएविटेबल है, इनको आप जीवन से हटा नहीं सकते। हीनी यूजेस दिस आइडिया टू सजेस्ट दैट ऑल प्लेजर्स आर टेम्पररी। इसीलिए सीमस हेनी ये कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी खुशियां हैं ना, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पोररी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डज हीनी यूजेस कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम ब्लैकबेरी पिकिंग? ब्लैकबेरी पिकिंग में कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज किया है? तो हीनी कॉन्ट्रास्ट स्वीटनेस विद द डिके ऑफ द एक्साइटमेंट विद द डिसअपॉइंटमेंट टू हाईलाइट द लाइफ चेंजिंग नेचर। देखो, मैंने सीमा सी ने क्या है, ब्लैकबेरी स्वीट भी होती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ब्लैकबेरी डिके भी हो जाती है, तो उससे वो दिखाते हैं कि भैया हमारा जो जीवन है ना, वो उसकी प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील है, हमारे जीवन में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है, हम उससे बच नहीं सकते। द फ्रेश शाइनिंग बेरीज डिफर शार्पली फ्रॉम द लेटर फाउल स्मेलिंग लोग। जब आप शुरू-शुरू में ब्लैकबेरीज़ को तोड़ते हो तो बड़ी फ्रेश रहती है, बड़ी शाइनिंग रहती है, और धीरे-धीरे वही ब्लैकबेरीज़ क्या होती है, गंदी स्मेल देने वाली सड़ जाती है। तो ये हमारे जीवन की चीज़ों को ही दर्शाता है कि भैया हमारे जीवन में प्लेज़र्स के मोमेंट आते हैं, खुशियों के मोमेंट आते हैं, एक्साइटमेंट आता है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन धीरे-धीरे हमारे जीवन के अंदर दूसरा पड़ाव भी आता है, जो बड़ा डिके से भरा हुआ होता है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ होता है, बड़े ही पेसिमिस्टिक भी होता है। ठीक है, दिस कॉन्ट्रास्ट एम्फसाइजेस द टेम्पररी नेचर ऑफ प्लेजर एंड डिजायर। और ये इसी को दर्शाता है कि भैया जो ये प्लेजर हैं, जो ये खुशियां हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, वो कैसी होती है, टेम्पररी होती है, क्योंकि ये हमेशा रहने वाली नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड यूनिट से हमारे लिए कौन से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द रॉबर्ट फर्स्ट पोएम बर्चेस। ठीक है, तो रॉबर्ट फर्स्ट जो हमारे अमेरिकन पोइट हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी है बर्चेस, उसको लेकर के डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीचे डीपली इसको लिख दिया है कि किस तरीके से रॉबर्ट फर्स्ट कौन थे, इस पोएम को उन्होंने क्यों लिखा, क्या दिमाग में आया जब उन्होंने बर्चेस पेड़ को देखा, और बर्चेस का जो ट्री है किस तरीके से बचपन को सिंबलाइज करता है, लैंग्वेज किस तरीके से उन्होंने लिखी है, फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, और कंक्लूजन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है फिलिप लार्किन की जो पोएम है चर्च गोइंग, उसके ऊपर बनता है कि चर्च गोइंग में वो क्या बताना चाहते हैं। तो रिलीजियस फेथ जो है उसको कहीं ना कहीं दर्शाना चाहते हैं। चर्च को उन्होंने केवल एक रिलीजियस सिंबल ना मानकर कि उन्होंने एक ऐसा प्लेस माना है जहाँ पर जाकर के आप अपने मन की बातें कह सकें, शांति वहाँ पे ढूंढ सकें, फिलोसफिकल थॉट्स आपके मन के अंदर आए। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये पोएम लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट में से देख लेते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज द किंग पोरस पोर्ट्रेड इन द पोएम किंग पोरस? तो किंग पोरस एक पोएम है, उसमें किंग पोरस को किस तरीके से बताया गया है। तो किंग पोरस इज पोर्ट्रेड एज ब्रेव, डिग्निफाइड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग रूलर हु रिफ्यूज टू सरेंडर हिज ऑनर इवन इन डिफीट। ठीक है, तो किंग पोरस जो था, जो पंजाब प्रांत है, वहाँ का एक बड़ा ही बहादुर राजा हुआ करता था। तो वो एक बहुत ही बहादुर, डिग्निफाइड यानी सम्मानजनक, और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान वाले शासक के रूप में आपको दर्शाया गया है, जिसने हारने के बावजूद भी अपने सम्मान के लिए सरेंडर करने से मना कर दिया, यानी आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। तो किंग पोरस को बड़े ही बहादुर शासक के रूप में, डिग्निफाइड शासक के रूप में, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग रूलर के रूप में आपके सामने दिखाया गया है, जिसने हारने के बाद भी आत्मसम्मान के लिए सरेंडर करने से
मना कर दिया। हिज करेज एंड प्राइड इम्प्रेस्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अलेक्जेंडर जो महान योद्धा हुआ करता था यूनान का, जो इसको विश्व के महान शासकों में गिना जाता है, उसके सामने भी उन्होंने बड़ी ही बहादुरी और गर्व से अपने आप को खड़ा किया और सरेंडर करने से मना कर दिया। द पोएम सेलिब्रेट्स पोरस एज ए सिंबल ऑफ हेरोइज्म एंड नेशनल प्राइज। इसीलिए इस पोएम के अंदर जो किंग पोरस है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? हेरोइज़्म यानी बहादुरी का, करेजियसनेस का, और नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक किंग पोरस को बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम किंग पोरस? किंग पोरस की केंद्रीय विचार क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द करेज एंड डिग्निटी इन द फेस ऑफ डिफीट, ठीक है? हार की कगार पर आप खड़े हुए हो, बिल्कुल हार आपकी तय है, लेकिन उसके बावजूद आप बड़ी बहादुरी दिखाते हो और बड़ा सम्मान दिखाते हो, इसको ही ये पोएम रिप्रेज़ेंट करती हुई दिखाई देती है। तो किंग पोरस बिल्कुल हार की कगार पे था, अंतिम पड़ाव पे था, लेकिन उसके बावजूद अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे शासक के सामने उसने सरेंडर करने से मना कर दिया। तो ये ब्रेवरी और उनकी डिग्निटी यानी सम्मान को लेकर के लिखी गई पोएम है और उसी थीम को ये रिफ्लेक्ट करती है। इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर ओवर द विक्ट्री एंड लॉस। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हार जीत से, युद्ध में हार जीत होती रहती है, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पोएम इस चीज़ को, इस चीज़ के महत्व को दर्शाती है कि भैया आपके अंदर आत्मसम्मान और आपके अंदर ऑनर, ठीक है? तो स्वयं की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है? क्या आपके अंदर आत्मसम्मान है? क्या आपके अंदर डिग्निटी है? उस चीज़ को दर्शाती हुई ये पोएम दिखाई देती है। तो हार हो चाहे जीत हो, उसके बावजूद आप अपने अगर आप अंदर आत्मसम्मान बनाए रखते हैं, एक डिग्निटी बनाए रखते हैं, उसी चीज़ को ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है। द पोएम आल्सो एम्फसाइजेस एडमिरेशन बिटवीन द टू ग्रेट वॉरियर्स। और दोनों ग्रेट वॉरियर्स थे, एक तरफ तो किंग पोरस था और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट था। उन दोनों की प्रशंसा करती हुई दिखाई देती है कि दोनों बहादुर योद्धा जब आमने-सामने हुए, किस तरीके से उनके बीच में बातचीत हुई और किस तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी एप्रिशिएट करा था हमारे किंग पोरस की ब्रेवरी को। नेक्स्ट है, व्हाई डज अलेक्जेंडर एडमायर किंग पोरस? अलेक्जेंडर जो ग्रेट शासक हुआ करता था, किंग पोरस को उन्होंने प्रशंसा क्यों करी? तो अलेक्जेंडर एडमायर पोरस बिकॉज ऑफ हिज फियरलेस एटीट्यूड एंड रॉयल डिग्निटी इवन आफ्टर बीइंग डिफीटेड। अलेक्जेंडर ने इसलिए प्रशंसा करी कि किंग पोरस भले ही हार गया हो, लेकिन फिर भी वो फियरलेस था, निर्भीक था, ठीक है? उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था और अपने शाही सम्मान के लिए उसने अलेक्जेंडर के सामने समर्पण भी नहीं करा और इसी चीज़ से अलेक्जेंडर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने किंग पोरस की प्रशंसा करी। पोरस फेमस रिप्लाई शोज हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर एंड कॉन्फिडेंस। पोरस ने जो अलेक्जेंडर के सवालों का जवाब दिया, जो अलेक्जेंडर को उसने बातें कही, वो क्या दिखाती है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर, कि उनके अंदर भैया जो सम्मान था, जो डिग्निटी थी ना, उसकी भावना कूट-कूट के भरी हुई थी और वो आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लबरेज थे। तो किंग पोरस विश्वास से लबरेज थे और उनके अंदर डिग्निटी की भावना, ऑनर की भावना, सम्मान की भावना कूट-कूट के भरी हुई थी। वो कैसे झलकता है? जो उन्होंने अलेक्जेंडर को रिप्लाई किया, हिज नोबल बिहेवियर अर्न्स रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज कंकरर। और भले ही अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उनको जीत लिया हो, वो कॉन्करर बन गया हो, लेकिन फिर भी उस जो किंग पोरस का बिहेवियर था, उसके कारण उसको जीतने वाले शासक अलेक्जेंडर ने भी उनको सम्मान दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द ट्रू किंगशिप? सच्चा राजा कौन होता है या सच्चा राजत्व क्या होता है? द पोएम सजेस्ट द ट्रू किंगशिप लाइज इन करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोरल स्टैंड रादर देन द पावर अलोन। वो कहते हैं सच्चा राजा वही नहीं होता जिसके पास सिर्फ पावर होती है। सच्चा राजा वो होता है जो बहादुर होता है। सच्चा राजा वो होता है जो आत्मसम्मान से लबरेज होता है और सच्चा राजा वो होता है जो मोरल स्ट्रेंथ यानी नैतिक शक्ति होता है। तो सच्चा राजा वही नहीं होता, ट्रू किंग वही नहीं होता जिसके पास केवल पावर हो। ट्रू किंग वो होता है हु इज ब्रेव, हु इज करेजियस। ट्रू किंग has a self dignity, self respect, and true king has the moral strength. पोरस proves himself a true king through his fearless conduct। और इसी मायने में पोरस ने भी अपने आप को प्रूव किया कि he was a true king because of his fearless conduct। ठीक है, fearless conduct, उनका एक निर्भीक आचरण था, वो बिल्कुल नहीं डरे हारने के बावजूद भी अलेक्जेंडर द ग्रेट से। His character shows that honor is greater than the military success। और यही चीज इस चीज को दर्शाती है कि भैया ऑनर इज ग्रेटर, सम्मान मिलिट्री यानी सैन्य सफलता से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैनिक रूप से आपने किसी को भले ही जीत लिया हो, लेकिन सम्मान अगर आपके अंदर है तो वो और भी ज़्यादा आपको अच्छा बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे टू द रीडर? अब ये पोएम क्या अपने पाठकों को संदेश देती है? तो द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ब्रेवरी एंड डिग्निटी मेक ए पर्सन ट्रूली ग्रेट। ये पोएम ये संदेश देती है कि भैया ब्रेवरी और डिग्निटी है ना, वही आपको महान बनाती है। तो अगर आपके अंदर बहादुरी है, अगर आपके अंदर सम्मान है खुद को लेकर के, तो सच्चे मायने में आप महान व्यक्ति तभी बन सकते हैं। इट टीचेस दैट वन शुड मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। ये पार्ट भी पढ़ाती है कि भैया चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी ही एडवर्स क्यों ना हो जाए, कितनी ही कठिन क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको
किसी भी परिस्थितियों के अंदर आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है, आपको डिग्निटी बनाए रखनी है। द पोएम इंस्पायर्स एडमिरेशन फॉर करेज एंड नोबल कैरेक्टर, और इसीलिए प्रेरित करती है काहे के लिए, जो करेजियस हैं उनके सम्मान के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए और साहसिक चरित्र के लिए। तो साहसिक चरित्र और साहस की प्रशंसा करने को प्रेरित करती है हमारी ये पोयम किंग पोरस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोरस रिप्लाई टू द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। अलेक्जेंडर ने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब को किस तरीके से दिखाते हैं, क्या महत्व है। तो पोरस रिप्लाई आस्किंग टू बी ट्रीटेड लाइक ए किंग रिफ्लेक्ट हिज डिग्निटी एंड अनब्रोकन स्पिरिट इवन द डिफीट, ठीक है। पोरस ने जो जवाब दिया उसने कहा क्या, टू बी ट्रीटेड लाइक ए किंग, भैया मेरे साथ वैसे ही बर्ताव होना चाहिए जैसे राजा के साथ बर्ताव होता है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि वो अपने डिग्निटी को लेकर के और उनकी स्पिरिट यानी अंतरात्मा आंतरिक रूप से कहीं भी नहीं टूटे थे, भले ही वो हार गए थे। तो किंग पोरस भले ही वो हार गए थे लेकिन सम्मान और आंतरिक रूप से वो अभी भी बड़े मजबूत थे, इसीलिए उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को जवाब दिया कि भैया आई शुड बी ट्रीटेड लाइक ए किंग, एक राजा की तरीके से मेरे साथ बर्ताव होना चाहिए। इट शोज हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड करेज, और किंग पोरस के ये आत्मसम्मान और बहादुरी को दिखाता है। दिस मोमेंट बिकम्स द सेंट्रल एक्सप्रेशन ऑफ हिज नोबल कैरेक्टर, और यही जो पल था जो उनके चरित्र का आंतरिक हिस्सा बन गया। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ हीरोइज्म, ये पोएम किस तरीके से बहादुरी के विचार को दिखाती हुई प्रतीत होती है। तो द पोएम प्रेजेंट्स हीरोइज्म एज ए मोरल करेज एंड डिग्निटी रादर देन मियर द विक्टिविटी। अब ये पोएम किस चीज़ को दिखाती है कि भैया जो बहादुरी होती है और जो नैतिक साहस आपके अंदर होता है और सम्मान जो होता है, ठीक है। जो बहादुरी होती है उसको नैतिक साहस और सम्मान बताया गया है कि सैन्य जीत भले ही हो जाओ लेकिन सैन्य जीत आपकी बहादुरी नहीं हुई। बहादुरी तो एक्चुअली में क्या होता है, नैतिक रूप से आपका साहसिक होना और आत्मसम्मान बनाए रखना, इसी को ही बहादुरी कहते हैं। तो आप हार की कगार पे खड़े हैं, आप हार गए हैं, उसके बावजूद आपने आपके अंदर नैतिक रूप से साहसिक हैं और आपके अंदर आत्मसम्मान है, तो ये किसी भी सैन्य विजय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोरस रिमेन्स फियरलेस एंड ऑनरेबल डिस्पाइट लूजिंग द बैटल, भले ही पोरस ने बैटल हार दिया हो, हार गए हो, लेकिन उसके बाद भी वो फियरलेस रहे और ऑनरेबल यानी डिग्निफाइड रहे, सम्माननीय रहे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। हिज कैरेक्टर शोज द ट्रू हेरोइज्म लाई इन मेंटेनिंग ऑनर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, और ये चीज़ जो किंग पोरस का चरित्र है वो आपके सामने ये दर्शाता है कि भले ही कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने ऑनर को मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना। तो सच्ची बहादुरी उसी में है अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल प्राइड एंड वेलर, जो ऐतिहासिक गर्व है या ऐतिहासिक बहादुरी है उसको किस तरीके से दर्शाती है। तो द पोएम सेलिब्रेट द ब्रेवरी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रूलर फेसिंग ए पावरफुल फॉरेन कॉन्करर। तो ये पावरफुल फॉरेन कॉन्करर थे अलेक्जेंडर ग्रेट, जोड़े ही महान विदेशी शासक हुआ करते थे, उनको फेस किया किसने, भारतीय एक शासक ने। तो वो ये पोएम किंग फोरस की ब्रेवरी को सेलिब्रेट कर रही है, उनकी शक्ति को सेलिब्रेट करती हुई कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। इट हाईलाइट पोरस करेज एज ए सोर्स ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल प्राइड। तो जो किंग पोरस की बहादुरी थी वो केवल हमारी कल्चरल यानी सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक गर्व की भी बात है। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से हमें गौरवान्वित अनुभव कराती है ये पोयम। थ्रू हिज पोर्ट्रायल द पोइट ग्लोरीफाइज वैलोर एंड द नोबल रेजिस्टेंस, और किंग पोरस को हमारे सामने इस तरीके से प्रेजेंट करके पोइट ने क्या करा है, पोइट ने उनके जो वैलर था, उनकी जो बहादुरी थी और किस तरीके से शाही तरीके से उन्होंने विरोध किया उस अलेक्जेंडर द ग्रेट का, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट पोएम है, what is the central theme of the poem, a song for beauty? A central theme of the poem, appreciation of the beauty and in its pure and the spiritual form, ठीक है। तो जो ये पोएम ए सॉन्ग फॉर ब्यूटी जो पोएम है जो पी लाल ने लिखी है, वो इस चीज़ को दर्शाती है कि भैया एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इन इट्स प्योर एंड स्पिरिचुअल फॉर्म, भैया सुंदरता क्या है, जो शुद्ध है, सात्विक है और स्पिरिचुअल यानी बाहरी फिजिकल ब्यूटी की वो बात नहीं करें, इनर ब्यूटी की बात, जो प्योर ब्यूटी है, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो प्योरिटी है, उसकी बात वो कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। द पोएम सजेस्ट दैट द ट्रू ब्यूटी लाइज बियॉन्ड द फिजिकल अपीयरेंस, सच्ची जो सुंदरता है वो कहाँ है, इस फिजिक के पार है। इट इज कनेक्टेड विद हार्मनी, सिंप्लिसिटी एंड इनर एक्सपीरियंस, और ये किससे जुड़ी हुई है, हार्मनी से, सिंप्लिसिटी से और आंतरिक अनुभव से। तो ट्रू ब्यूटी लाइज विद इन यू, आपके अंदर ट्रू ब्यूटी है। स्पिरिचुअल ट्रू ब्यूटी की बात कर रहे हैं, इनर प्योरिटी की वो बात कर रहे हैं, उस ब्यूटी को बोल रहे हैं। द पोइट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। तो पी लाल की ये ब्यूटी कौन सी है, इनर ब्यूटी है।
नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट डिफाइन ट्रू ब्यूटी इन द पोएम? सच्ची जो ब्यूटी है वो कौन सी है? द पोएट डिफाइंस ट्रू ब्यूटी एज समथिंग एटर्नल एंड स्पिरिचुअल रादर देन टेम्पररी और मटेरियल। ठीक है, अब जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है ना, जिसको आप मटेरियल ब्यूटी कह दो, वो तो टेम्पररी है ना, हमारा शारीरिक रूप से सौंदर्य है वो तो टेम्पररी ब्यूटी है। सच्ची ब्यूटी कौन सी है? एटर्नल एंड स्पिरिचुअल, जो हमेशा आपके अंदर रहेगी और जो कहाँ है? आपके अंतर्मन में है, आपकी आत्मा में है। तो ट्रू ब्यूटी वो कहते हैं आपके अंतर्मन की ब्यूटी को, ट्रू ब्यूटी वो कहते हैं आपकी इनर ब्यूटी को। ठीक है, ब्यूटी इज सीन इन नेचर, इमोशंस एंड इनर प्यूरिफाई। ब्यूटी नेचर में है, ब्यूटी आपकी भावनाओं में है, ब्यूटी आपके अंतर्मन में है। इट गिव्स पीस एंड एलिवेट्स द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और यही वो ब्यूटी है आपके अंतर्मन की ब्यूटी, यही वो ब्यूटी है आपके इमोशंस की ब्यूटी, और यही वो ब्यूटी है जो नेचर के अंदर आपको दिखाई देती है, जो आपकी कॉन्शियसनेस को जगाती है और जो आपको पीस यानी शांति देती है। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज द प्ले नेचर प्ले इन ए सॉन्ग ऑफ ब्यूटी? नेचर का क्या किरदार है इस पोएम में? तो नेचर सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन इन द पोएम। नेचर क्या देती है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन इन द पोएम। इस पोएम में इंस्पिरेशन और इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी किसको माना गया है? नेचर को माना गया है। द पोइट फाइंड्स ब्यूटी इन नेचर एलिमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट हार्मनी एंड बैलेंस। हमारे इस पोएम के अंदर नेचर को एक ऐसे तत्व के रूप में देखा गया है जो हार्मनी और संतुलन को दिखाता है। नेचर हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस डीपर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। और ये नेचर ही है जो मनुष्य को क्या अनुभव कराती है? डीपर इमोशनल यानी गहन रूप से भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुष्टि प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू ए सॉन्ग फॉर ब्यूटी? एक सॉन्ग फॉर ब्यूटी से वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं? तो द पोइट कन्वेज द मैसेज दैट ब्यूटी शुड बी अप्रिशिएटेड बियॉन्ड द एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो पोइट ये कहते हैं कि भैया ब्यूटी, उस ब्यूटी की प्रशंसा करो ना जो आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी फिजिकल ब्यूटी की नहीं, इसके परे जो ब्यूटी है ना, दैट ब्यूटी शुड बी अप्रिशिएटेड, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज ट्रू ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड हार्मनी विद द लाइफ एंड नेचर। क्योंकि सच्ची सुंदरता कौन सी है? साधारण रूप से जीवन जीना, प्योरिटी वाला जीवन जीना, शुद्ध जीवन जीना और जीवन और प्रकृति के साथ में सामंजस्य बना करके जीना, सच्ची सुंदरता तो यही है। द पोएम एनकरेजेस ए डीपर एंड द मोर थॉटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी। इसीलिए ब्यूटी की एक और गहन परिभाषा देती है और एक बहुत गहन विचार करने को मजबूर कर देती है हमें सौंदर्यता वाले जो कारक है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है जो श्री अरबिंदो की पोएम है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द टाइगर एंड द डियर? टाइगर एंड द डियर जो श्री अरबिंदो है वो भी किसके लिए जाने जाते हैं? वो भी अपने सिंबलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्यूटी एंड द क्रुएल्टी इन नेचर। देखो, अब आपके जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है, उसी में ब्यूटी सुंदरता भी है और उसी में क्रुएल्टी यानी निर्दयता भी है। श्री अरबिंदो प्रेजेंट्स नेचर एज बोथ जेंटल एंड वायलेंट एट द सेम टाइम। देखो, अब जो आपके पास प्रकृति है, आपके पास चारों ओर अब जो प्रकृति विद्यमान है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, उस प्रकृति में आपको ब्यूटी भी दिखाई देगी, लेकिन वही प्रकृति आपके प्रति क्रूअल भी हो जाएगी। कैसे? वो कहते हैं कि भैया नेचर एज बोथ जेंटल एंड वायलेंट एट द सेम टाइम। एक ही समय पर नेचर आपके लिए बड़ी जेंटल भी हो सकती है और बड़ी वायलेंट यानी आपके प्रति बड़ी हिंसक भी हो सकती है। द पोएम रिफ्लेक्ट द बैलेंस एंड हार्मनी अंडरलाइंग द नेचुरल लाइफ। इसीलिए पोइट जो है श्री अरविंदो हैं, वो एक संतुलन के बारे में बात करते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए हमें हमारे जीवन को यापन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू द टाइगर एंड द डियर सिंबलाइजेस? अब इसके अंदर जो टाइगर एंड द डियर पोएम है उसके अंदर ये दोनों किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? तो द टाइगर सिंबलाइजेस द पावर, स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो जो पावर जो टाइगर है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? पावर को सिंबलाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर रहे हैं और डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी शक्तियों को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो शक्ति को सिंबलाइज कर रहा है, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स को दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा है कौन? हमारा टाइगर। जबकि डियर की अगर हम बात करें तो वो इनोसेंस को दिखा रहा है, ब्यूटी को दिखा रहा है और जेंटलनेस को दिखा रहा है। तो बड़ा ही काइंड एक एनिमल होता है डियर, बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है और बिल्कुल इनोसेंट के रूप में डियर को प्रेजेंट किया गया है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फिगर है जिसको श्री अरबिंदो ने अपनी इस पोएम के माध्यम से दिखाया है। टुगेदर दे रिफ्लेक्ट द ड्यूल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये दोनों ही किस चीज को दिखाते हैं कि भैया जो प्रकृति आपके सामने मौजूद है, उस प्रकृति में ही टाइगर मौजूद होता है और उस प्रकृति में ही डियर मौजूद होता है। तो प्रकृति हिंसक भी हो सकती है और प्रकृति क्या हो सकती है? इनोसेंट भी हो सकती है। द पोएम सजेस्ट दैट बोथ फोर्सेस आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ नेचुरल ऑर्डर। और पोइट हमारे श्री अरविंदो ये कहते हैं कि भैया आपका जो प्राकृतिक क्रम है, जो प्राकृतिक सिनेरियो है, प्राकृतिक संसार है, उसके लिए ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज श्री अरविंदो प्रेजेंट्स नेचर इन द पोएम? नेचर को किस तरीके से श्री अरविंदो इस पोएम में प्रेजेंट करते हैं? तो श्री अरविंदो प्रेजेंट नेचर एज कॉम्प्लेक्स एंड बैलेंस सिस्टम वेयर लाइफ एंड द डेथ एग्जिस्ट टुगेदर। तो नेचर को वो क्या कहते हैं? नेचर एज ए कॉम्प्लेक्स यानी बड़ी ही जटिल लेकिन बैलेंस्ड सिस्टम के रूप में उसको श्री अरविंदो ने हमारे सामने नेचर को प्रस्तुत किया। तो वो कहते हैं नेचर बड़ी जटिल है, इसको समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी ही बैलेंस्ड तंत्र भी है जिसके अंदर आपके जीवन और मृत्यु दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं। नेचर इज नेदर
प्योरली क्रूअल नॉर प्योरली काइंड। नेचर ना तो पूरी तरीके से क्रूअल है, ना ही पूरी तरीके से काइंड है। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू ए लार्जर कॉस्मिक हार्मनी बियॉन्ड द ह्यूमन जजमेंट। ये उस हार्मनी से चलती है, उस कॉस्मिक ऑर्डर से चलती है, उस कॉस्मिक हार्मनी से चलती है, जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते, जिसका हम निर्णय कर भी नहीं सकते। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट फिलोसॉफिकल आइडिया इज कन्वेड थ्रू द पोएम। कौन से दार्शनिक विचार इस पोएम के माध्यम से दिए गए हैं? तो द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट ऑपोजिट सच एज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर इंटरकनेक्टेड। तो पोएम ये कहती है कि भैया चाहे क्रिएशन हो चाहे डिस्ट्रक्शन हो, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वायलेंस इन नेचर इज शोन एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रोसेस रादर देन द मोरल लेवल। वायलेंस जो है, हिंसा, वो नेचुरल प्रोसेस का ही एक हिस्सा आधार है, यूनिवर्सल प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, वो कोई नैतिक बुराई नहीं है। तो वायलेंस भी होगा, वायलेंस भी आपके इस यूनिवर्सल प्रोसेस का एक हिस्सा है। आपकी प्रकृति में वायलेंस आना भी एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, ये कोई नैतिक रूप से इविल नहीं है। दिस रिफ्लेक्ट्स श्री अरबिंदोज स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल आउटलुक ऑन लाइफ। और ये जो गहन विचार दिए गए हैं, वो श्री अरबिंदो के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को, जो उन्होंने जीवन को लेकर के दिए हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट द लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। लाइफ और आपके अस्तित्व के बारे में क्या संदेश ये पोएम आपको देती है? तो द पोएम सजेस्ट दैट लाइफ कंसिस्ट ऑफ बोथ स्ट्रगल एंड ब्यूटी विच मस्ट एक्सेप्टेड टुगेदर। वो कहते हैं कि भैया जो लाइफ है, वो क्या रखती है? स्ट्रगल एंड ब्यूटी। संघर्ष भी आपके जीवन में और सुंदरता भी है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को ही हमें स्वीकार करनी चाहिए। यानी जीवन के अंदर हिंसा भी है, जीवन के अंदर संघर्ष भी है, लेकिन जीवन बड़ा ही सुंदर भी है। इन दोनों चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए। इट एनकरेजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपर हार्मनी बिहाइंड द अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट। बाहरी रूप से हो सकता है आपको विवादित दिखाई दे, लेकिन अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई देगी? हार्मनी दिखाई देगी। गहन रूप से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ये चीजें दिखाई देगी। द पोएम टीचेज एक्सेप्टेंस ऑफ नेचर्स डिवाइन बैलेंस। इसीलिए ये पोएम द टाइगर एंड द डियर है, वो हमें ये सिखाती है कि भैया नेचर का जो डिवाइन बैलेंस, नेचर ने जो अपने आप में दैवीय संतुलन बनाया हुआ है ना, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द माइकल मधुसूदन दत्त पोएम किंग पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किंग पोरस दस की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकती है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर क्वेश्चन घुमा भी दिया जाएगा ना, तो आप आंसर सेम लिख करके आएंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है? तो सारा पूरा डिटेल कर दिया है, मोरल सिग्निफिकेंस क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, द टाइगर एंड द डियर का सिंबॉलिक पोएम है श्री अरबिंदो की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में पूरा आंसर इसका आपको दे दिया है। अपनी ये जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने आपको लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप पूरी डिटेल में इस पीडीएफ को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है? आगे चलते हैं, यूनिट 4 पे बात कर लेते हैं। यूनिट 4 के अंदर एक प्ले आपका दिया गया है, और वो प्ले किसका है? मोहन राकेश का प्ले है, एक आधे अधूरे। ठीक है? अब उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे के मुख्य विचार क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज इनकम्प्लीटनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन प्रेजेंट इन द मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली लाइफ। तो जब आधे अधूरे प्ले है, उसके अंदर क्या बात की गई है? मिडिल क्लास फैमिली की बात की गई है, आधुनिक जमाने की मिडिल क्लास फैमिली की बात की गई है। और ये दिखाती है कि किस तरीके से आधुनिक युग का जो मिडिल क्लास है, अपने आप को अपूर्ण महसूस करता है और असंतुष्टि से भरा हुआ होता है। तो मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पर हर इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, मिडिल क्लास फैमिली जिसकी हर ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, उनकी अपूर्णता और उनके ही डिससैटिस्फैक्शन को, यानी असंतोष को दिखाता हुआ ये प्ले कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। इट एक्सप्लोर्स ब्रोकन रिलेशनशिप, इसमें टूटे हुए रिश्ते आपको दिखाई देंगे। इमोशनल आइसोलेशंस, भावनात्मक अलगाव दिखाई देगा, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के प्रति दूरी दिखाई देगी। एंड सर्च फॉर फुलफिलमेंट, और पूर्णता की तलाश करता हुआ ये प्ले कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। द प्ले shows how individuals remain incomplete despite their attempts to find happiness। ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हर व्यक्ति क्या चाहता है, डेस्पाइट देयर अटेम्प्ट, हर व्यक्ति क्या चाहता है? खुशी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी किस तरीके से हर इंसान अपने आप में अपूर्ण है, उस चीज को रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको ये प्ले आधे अधूरे दिखाई देता है। ठीक है? हाउ इज सावित्री पोर्ट्रेड इन द प्ले। तो इस प्ले की जो मुख्य प्रोटेगोनिस्ट है, उसको हम सावित्री कहेंगे। जो मुख्य किरदार यहाँ पर निभा रही है, उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया? तो सावित्री इज पोर्ट्रेड एज ए स्ट्रॉन्ग येट फ्रस्ट्रेटेड वुमन स्ट्रगलिंग टू होल्ड हर फैमिली टुगेदर। सावित्री एक ऐसी महिला के रूप में आपके साथ प्रेजेंट की गई है, जो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जीवन से वो बड़ी हिताश है। वो बड़े प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है अपने परिवार को एकजुट बांधने के लिए। शी सीक्स इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बट रिमेन डिससेटिस्फाइड विद द मैन इन हर लाइफ। ठीक है? देखो,
शी सीक्स वो भावनात्मक रूप से सुरक्षा चाहती है, यानी अपनी भावनाओं को बाँटना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे, उसको इमोशनल सपोर्ट मिले। उसके अलावा वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास इसी चीज़ से जूझ रहा है कि वो ना तो इतना कमा पा रहे हैं कि हर इच्छा पूरी हो जाए, ना ही इतना कम कर पा रहे हैं कि उनकी हर इच्छाएँ पूरी नहीं। तो एक मिडिल तो वो जो हमारी सावित्री है, वो भी कहीं न कहीं भावनात्मक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके जीवन में जितने भी पुरुष आए हैं, उनसे उसको असंतुष्टि ही प्राप्त हुई है। हर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मॉडर्न अर्बन एक्जिस्टेंस। और आधुनिक शहरी जीवन को जब आप यापन करते हैं, तो कितना प्रेशर आपको झेलना पड़ता है और कितने विवाद आपके सामने आते हैं, उन सभी को दिखाता हुआ ये प्ले कहीं न कहीं प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ महेंद्र नाथ रिप्रेजेंट इन द प्ले? महेंद्र नाथ रिप्रेजेंट फेलियर। महेंद्र नाथ जो सावित्री के पति हैं, वो फेलियर को दिखाते हैं, हेल्पलेसनेस, बड़े असहाय हैं, एंड क्राइसिस ऑफ मेल आइडेंटिटी इन द चेंजिंग सोशल ऑर्डर। और जो वर्तमान में ये सामाजिक व्यवस्था चेंज हो रही है, उसके अंदर पुरुष स्वयं अपनी पहचान को ढूंढ रहा है, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता हुआ कहीं ना कहीं महेंद्र नाथ का कैरेक्टर आपको दिखाई देता है। तो महेंद्र नाथ असफलता का प्रतीक है, महेंद्र नाथ हताशा का प्रतीक है, महेंद्र नाथ मेल आइडेंटिटी को ढूंढता हुआ कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है इस बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में। हिज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लैक ऑफ अथॉरिटी क्रिएट टेंशंस विद इन द फैमिली। उसका बेरोजगार हो जाना और परिवार पर अधिकार न रहना, परिवार में अथॉरिटी न रहना, टेंशंस विद इन द फैमिली, परिवार में ही वो तनाव को जन्म देता है। तो महेंद्र नाथ का परिवार पर कंट्रोल ना कर पाना, महेंद्र नाथ का बेरोजगार हो जाना परिवार में तनाव को जन्म देता है। ही सिंबलाइजेज द वीकनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल रोल्स। और महेंद्र नाथ जो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से जो पितृसत्तत्व समाज चल रहा है, जिसमें जो पुरुष प्रधान समाज चल रहा है, उसमें कमजोर कड़ी के रूप में कहीं ना कहीं ये महेंद्र नाथ नजर आता है। नेक्स्ट, व्हाई इज द टाइटल आधे अधूरे सिग्निफिकेंट? ये आधे अधूरे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो देखो, द टाइटल सजेस्ट दैट ऑल द कैरेक्टर्स आर इनकम्प्लीट इन देयर डिजायर्स, रिलेशनशिप एंड पर्सनैलिटीज। तो जितने भी कैरेक्टर आप इस प्ले के अंदर देखेंगे आधे अधूरे, जितने भी कैरेक्टर्स आप इस पूरे प्ले के अंदर देखेंगे, ना तो उन कैरेक्टर्स की कोई डिजायर्स, कोई इच्छाएं पूरी हो पा रही है, ना ही वो अपने रिलेशंस को सही ढंग से निभा दे रहे हैं, ना ही उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त हो रही है। तो इनकम्प्लीट इन देयर पर्सनैलिटी, वो अपने व्यक्तित्व में भी पूर्ण नहीं है, रिलेशंस में भी पूर्ण नहीं है और आकांक्षाओं को भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इसका प्ले का नाम क्या है? आधे अधूरे। नो इंडिविजुअल अचीव्स इमोशनल सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी। कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पर ऐसा नहीं है मिलेगा इस प्ले में जिसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन यानी भावनात्मक संतोष प्राप्त हो, भावनात्मक रूप से वो ऐसा महसूस करे कि उसके पास भावनात्मक सिक्योरिटी अपनी भावनाओं को जाहिर कर पाए। ना ही कोई ऐसा कैरेक्टर दिखेगा इसके जीवन में आपको स्थिरता नजर आएगी। द टाइटल रिफ्लेक्ट द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन रिलेशनशिप। और ये जो प्ले है, ये जो टाइटल है आधे अधूरे, वो इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से आधुनिक समय में जो मानवीय रिश्ते हैं वो तार-तार हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज़ द प्ले डिपिक्ट मिडिल क्लास फैमिली? किस तरीके से ये प्ले मिडिल क्लास फैमिली को डिपिक्ट करता है? तो द प्ले प्रेजेंट्स मिडिल क्लास फैमिली एज़ फुल इकोनॉमिक स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये प्ले किस चीज़ को दर्शाता है? मिडिल क्लास लाइफ को दर्शाता है, फुल इकोनॉमिक, जिस मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है? जहाँ पर आर्थिक संघर्ष चल रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली जो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, मिडिल क्लास फैमिली जिसके अंदर अंतर्मन में भावनात्मक द्वंद्व चल रहे हैं, यानी भावनात्मक रूप से सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, बेहद हताश है, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये प्ले रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? द फैमिली मेंबर्स आर डिस्कनेक्टेड डिस्पाइट दे आर लिविंग टुगेदर। इसमें जो फैमिली दिखाई गई है ना, वो भले ही एक साथ रह रही हो, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद वो एक-दूसरे से क्या है, डिस्कनेक्ट है, एक-दूसरे से उनका कोई लगाव नहीं है, एक-दूसरे के प्रति उनकी कोई संवेदनाएँ नहीं है। मोहन राकेश रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज द साइकोलॉजिकल टेंशन ऑफ द अर्बन फैमिली लाइफ। और इसीलिए मोहन राकेश, जिनका ये प्ले है आधे अधूरे, उन्होंने एक वास्तविक चित्रण किया है, ठीक है? एक वास्तविक चित्रण किया है, किस चीज़ का चित्रण किया है? जो अर्बन फैमिली लाइफ होती है, जो शहरी परिवार का जीवन होता है, उसके अंदर किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तनाव आपस के अंदर रहता है, उस चीज़ को बिल्कुल सही मायने में डिपिक्ट किया है मोहन राकेश ने, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट रोल डू द मेल कैरेक्टर्स प्ले इन सावित्री लाइफ? सावित्री के जीवन में जितने भी पुरुष कैरेक्टर आए, उन्होंने किस भूमिका को निभाया है? तो डिफरेंट मेल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेल वीकनेस एंड इनकम्प्लीटनेस। तो सावित्री के जीवन में जितने भी मेल कैरेक्टर आए हैं, जितने भी पुरुष आए हैं, वो किसी न किसी पुरुष की कमी को दिखाते हुए आए हैं और पूर्णता यानी अपूर्णता को दिखाते हुए। नहीं, कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं था जो सावित्री के जीवन में आया, और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जो बिल्कुल डिग्निफाइड हो। हर पुरुष के अंदर कोई ना कोई कमी प्रतीत हुई है। सावित्री सर्चेस फॉर फुलफिलमेंट इन
देम बट फाइंड द सेम डिससैटिस्फैक्शन एवरीवेयर। हर पुरुष जो सावित्री के जीवन में आया, सावित्री में उसने फुलफिलमेंट, सावित्री ने उसमें पूर्णता को ढूँढना चाहा, लेकिन हर बार उसको क्या मिला? डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि मिली। तो सावित्री के जीवन में जितने भी पुरुष आए, सभी कमज़ोर पुरुष थे। सावित्री के जीवन में जितने भी पुरुष आए, सभी अपूर्ण पुरुष थे। सावित्री ने हर पुरुष के अंदर पूर्णता को प्राप्त करना चाहा, लेकिन उसको असंतुष्टि ही मिली। दिस रेपुटेशन एम्फसाइजेस द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन एडेक्वेसी। और ये रेपुटेशन जो बार-बार सावित्री के जीवन में हुआ, बार-बार सेम घटनाएँ जो सावित्री के जीवन में हुई, वो इस चीज़ को दर्शाती है कि भैया कहीं भी मानव जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये एक यूनिवर्सल टर्म है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द थीम ऑफ एलाइनेशन शोज़ इन द प्ले। जो अलगाव की भावना है उसको किस तरीके से दिखाया गया है? तो एलाइनेशन इज़ शोन थ्रू द लैक ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन अमंग द फैमिली। तो एक परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली दिखाया गया है, उसके अंदर जो भावनात्मक संचार था, भावनात्मक बातें थी, वो पूरी एक-दूसरे से हो ही नहीं पा रही थी। उस भावनात्मक कम्युनिकेशन की कमी जो है, कहीं न कहीं वो दिखाई गई है और वही अलगाव को जन्म देती है। यानी साथ रहते हुए भी एक-दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर ना कर पाने की जो स्थिति इस प्ले के अंदर दिखाई गई है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? एलाइनेशन कह सकते हैं। ईच कैरेक्टर फील आइसोलेटेड। हर कैरेक्टर अपने आप को अकेला महसूस करता है। मिसअंडरस्टूड और हर कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि उसके परिवार के सदस्य शायद उसको बेहतर तरीके से समझते नहीं है। द प्ले हाईलाइट्स द लोनलीनेस इवन विद इन द क्लोज रिलेशनशिप। भले ही वो एक दूसरे के घनिष्ठ रिश्ते में हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर क्या दिखाई देता है? अकेलापन दिखाई देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैमिली सेटिंग इन द प्ले। जो फैमिली सेटिंग दिखाई गई है उसका महत्व क्या है? तो द फैमिली सेटिंग सर्व्स एज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स मोरल एंड द इमोशनल क्राइसिस। तो फैमिली जो दिखाई गई है, मिडिल क्लास फैमिली इसमें दिखाई दी गई है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी यानी जो आधुनिक समाज है उसका एक सूक्ष्म रूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और जो मोरल और इमोशनल क्राइसिस हैं, जो आज के परिवारों के अंदर जो नैतिक और भावनात्मक क्राइसिस हैं, उनको उजागर करता हुआ ये प्ले नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द होम रिफ्लेक्ट लार्जर सोशल चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी। एक ही घर के अंदर अगर विवादों का जन्म हो रहा है, तो वो इस चीज़ को दर्शाता है कि सोशल चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और किस तरीके से जीवन में अनिश्चितताएँ आ रही है। द डोमेस्टिक स्पेस बिकम्स ए साइट ऑफ टेंशन रादर देन द कम्फर्ट। अब देखो परिवार जो होना चाहिए, जो डोमेस्टिक हमारा होना चाहिए, जो घर हमारा होना चाहिए, वो हमें कम्फर्ट देना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय वो घर हमें क्या दे रहा है? वो टेंशन हमें दे रहा है, उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये प्ले आधे अधूरे। नेक्स्ट है, हाउ डज मोहन राकेश प्रेजेंट मॉडर्न रिलेशनशिप इन द प्ले। जो मॉडर्न रिलेशनशिप है, जो आधुनिक रिश्ते हैं, किस तरीके से मोहन राकेश ने अपने इस प्ले में उनको प्रेजेंट किया है? तो मॉडर्न रिलेशनशिप आर पोर्ट्रेड एज अनस्टेबल एंड ड्रिवन बाय द सेल्फिश नीड्स रादर देन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो आधुनिक रिश्ते हैं उनको अनस्टेबल, अस्थिर दिखाया गया है और ऐसा दिखाया गया है कि हर रिश्ता इस समय किस पे बेस्ड है? सेल्फिश यानी स्वार्थ की जरूरतों पर बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहा है आधुनिक संसार में। तो आधुनिक रिश्ते किस तरीके के हैं? आधुनिक रिश्ते केवल सेल्फिश नीड्स हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं, अनस्टेबल हैं, वो स्थिर नहीं हैं। हर कोई स्वार्थ के पेटे आपसे रिश्ता रखे हुए है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने आपसी समझ उन रिश्तों में कहीं भी नहीं है। कोई भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करना चाहता है, बल्कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के रिश्ते वर्तमान संसार में रह गए हैं। कैरेक्टर सीक पर्सनल सेटिस्फेक्शन बट फेल्स टू अचीव हार्मनी। हर कैरेक्टर अपना व्यक्तिगत संतुष्टि चाहता है, लेकिन वो सामंजस्यता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। द प्ले एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस इन मॉडर्न लाइफ। और आधुनिक समय के अंदर मानवीय जो रिश्ते हैं उनकी तार-तार हो जाने को दर्शाता हुआ ये प्ले कहीं न कहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज़ द प्ले कन्वे अबाउट द ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के बारे में क्या संदेश ये प्ले आपको देता हुआ दिखाई देता है? तो द प्ले सजेस्ट दैट द ह्यूमन बीइंग्स कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर कंप्लीटनेस बट रिमेन डिससैटिस्फाइड। ठीक है, तो ये प्ले हमें ये दिखाता है कि भैया ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है ना, लगातार किसकी सर्च में है? कंप्लीटनेस, पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हर बार वो मनुष्य अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहा है। तो ये प्ले आपको ये दिखाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर जस्ट वांट द कंप्लीटनेस इन देयर लाइफ, दे जस्ट वांट द हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, लेकिन हमेशा वो मनुष्य असंतुष्ट ही रहता है। इट एम्फसाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग द इमोशनल फुलफिलमेंट। ये दिखाती है कि भैया रिश्तों में किस तरीके से जटिलता है एंड डिफिकल्टी इन अचीविंग द इमोशनल फुलफिलमेंट। और इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्या? भावनात्मक रूप से पूर्णता को प्राप्त करना, उसकी भावनाओं का
भावनाओं की संतुष्टि हो जाना, उसमें उसको बड़ी परेशानियाँ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इमोशनल अनस्टेबल यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हर कैरेक्टर दिखाई देगा। द मैसेज रिफ्लेक्ट द एक्जिस्टेंशियल एंग्जायटी इन द मॉडर्न लाइफ। और इस जीवन में, इस आधुनिक जीवन के अंदर, जो मनुष्य जीवन के अंदर जितनी चिंता एंग्जायटीज़ है, चिंताएँ हैं, उन सबको दिखाता हुआ ये प्ले आपके सामने दिखाई देता है, ठीक है? अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं इस यूनिट से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, अपूर्णता को कैसे दिखाता हुआ ये प्ले प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने। तो पूरा डिटेल के अंदर इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाते हुए, और इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम पेपर में इन चीज़ों को लिख करके आना है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ सावित्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैंने आपको पहले भी किया कि इसको कैरेक्टर का एनालिसिस करना है, या कैरेक्टराइजेशन सावित्री का आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सारी बता दिया कि किस तरीके से वो वुमनहुड को ढूँढती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, किस तरीके से वो मिडिल क्लास फैमिली के बीच में एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में आपको दिखाई दे रही है जो इकोनॉमिक भी और इमोशनल दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स को झेल रही है। मॉडर्न वुमनहुड को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन सबको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो इन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए अपने पेपर में लिखेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। और ये दोनों ही क्वेश्चन इस तरीके से इनके आंसर को डिज़ाइन किया गया है कि अगर अन्य कोई क्वेश्चन भी इस यूनिट में से आपके लिए बन जाता है तो आफ्टर रीडिंग दीज आंसर्स यू विल बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक रैपिड रिवीजन क्लास थी जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे मेन पोएम से मेन जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको इसके अंदर कवर कर लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हुई हुई मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके अपने इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज़ वेल। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसे लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। टेक केयर।